नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी का लघु उपन्यास ज्वालामुखी के गर्भ में। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए ज्वालामुखी के गर्भ में। ए साहब बहादुर, लोग बाग आपको देखने के लिए नहीं आए हैं। अपनी कलमों को तरतीब से संवारते हुए हरी भैया दर्पण में मेरी परछाई देखकर झेंप गए। फिर एकाएक बोल्ड बनने की कोशिश में मेरी ओर पलटकर बोले, मैं ज़रा दूरदर्शिता से काम ले रहा था। हो सकता है उन लोगों के साथ एकाध बहन एकाध सहेली हो। जी नहीं, उन लोगों के साथ सिर्फ एक अदद मम्मी हैं, मैंने मुंह बिचकाकर कहा। तो क्या वे लोग आ गए? और क्या, गाड़ी समय से पहले चल रही है। हमारी तो एकदम मुसीबत हो गई है। भैया तैयार हो गए? सो रहे हैं कुंभकर्ण महाराज, उन्हीं को जगाने के लिए तो आई हूँ। और हाँ, मौसी ने कहा है मिलन स्वीट्स के यहाँ ऑर्डर दे रखा है, जल्दी से मिठाई ले आओ। और देखो पीछे से आना। पलटकर मैं देहरी तक ही जा पाई थी कि उन्होंने पुकारा, ए मीता सुन इधर। क्या है बाबा, हमें देर हो रही है। लड़की कैसी है? एकदम हेमा मालिनी है, मैंने कहा और भाग आई। हेमा मालिनी के नाम से ही हरी भैया का कलेजा धक धक होने लगता है। बड़े भैया आराम से सो रहे थे, चार खाने की लुंगी और बनियान पहने। सुबह ही नाइट पुलमन से पहुंचे थे, शेव भी नहीं बनाया था। खाना खाकर जो सोए थे तो अब तक। अभी जो लड़की वाले आकर देख जाएं तो दोबारा इस घर का रुख ना करें। माँ और मौसी भी खूब हैं, कम से कम सुबह इन्हें संकेत तो दे देती। कोई घर से भाग तो नहीं जाते, उन्हें फंसाने में खुद फंस गई हैं। अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। भैया उठिए, माँ बुला रही हैं, मैंने उन्हें झचकोरते हुए कहा। उन्होंने तुरंत ही आंखें खोल दी। डॉक्टरी पढ़ने का यह एक अच्छा लाभ है। हरी भैया की तरह घंटों प्रभाती नहीं गानी पड़ती। क्या है, क्यों परेशान कर रही है? उन्होंने अलसाए स्वर में पूछा। माँ बुला रही हैं। कह दे आ रहा हूँ, उन्होंने अंगड़ाई लेकर उठते हुए कहा। जल्दी आना, और सुनिए जरा ढंग से तैयार होकर आइएगा, मैंने रहस्यमय ढंग से कहा। तैयार होकर आऊँ? क्यों? नीचे लोग आ गए हैं। कौन लोग? लड़की वाले। पिछली बार आप आए थे तो आपको फ़ोटो दिखाई थी ना माँ ने, उज्जैन वाली। इतनी सुंदर लड़की है। माँ तो एकदम खुश हो गई हैं, कह रही हैं अगर दिन अच्छा होगा तो आज ही शगुन भी कर देंगी। मैं उत्साह में कहे जा रही थी, पर देखा सामने वाले पर कोई अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। कंघी करते करते उनका हाथ एकदम रुक गया था, माथे पर गहरी लकीरें खिंचाई थीं। मैं चुप हो गई। लड़की के साथ कौन कौन है? उन्होंने धीरे से पूछा। माँ है, पिताजी हैं, भाई हैं, पूरा कबीला है। भाई को ज़रा ऊपर भेज दे मेरे पास। मैं असमंजस में वहीं खड़ी रही तो खींचकर बोले, सुनाई नहीं दिया क्या? जी अच्छा, मैंने मुंह फुलाकर कहा और जीना उतरने लगी। सारा उत्साह फीका पड़ गया था। हॉल में खनकती हुई हंसी के साथ संभाषण पूरे यौवन पर था। मौसी एक दो बार उज्जैन हो आई थी। लड़की के भाई पिता भी घर देखने और माँ से मिलने के बहाने एक दो बार आ चुके थे, इसीलिए अपरिचय की कोई दीवार बीच में नहीं थी। मैं एकदम सबके बीच में जाकर खड़ी हो गई। लड़की के भाई की तरफ मुखातिब होकर बच्चों की तरह ठुनकती आवाज़ में कहा, आपको भैया बुला रहे हैं ऊपर कमरे में। क्षण भर को बातचीत जैसे जम गई। वे पिता की मौन सम्मति पाकर उठे और मैं गाइड की तरह साथ हो ली। ऊपर जाकर देखा भैया पतलून और कमीज पहन चुके हैं। मुंह पर पानी के छींटे देकर नींद भगाने का भी प्रयास किया गया है। बिखरे बाल भी अब तरतीब से संवारे हुए लग रहे थे। दोनों ने अपना अपना परिचय देते हुए गर्मजोशी से हाथ मिलाया। भैया ज़्यादा उत्साहित नहीं लगे,
शायद सफ़र की थकान और नींद का बोझिलपन अब भी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। तू जा मीता, मैं मिस्टर पाठक को नीचे ले आऊँगा, भैया ने कहा। यह आदेश था। नरम स्वर में कहे जाने के बावजूद मैं उसे टाल नहीं सकी। मिस्टर पाठक ज़्यादा देर ऊपर नहीं रुके। हॉल में लौटे तो उनका चेहरा भारी था। सबकी आंखें उन पर टिक गईं। क्या बात है ललित? पिता ने व्यग्रता से पूछा। मिस्टर पाठक ने एक बार अपनी और एक बार मेरी माँ की ओर देखा, फिर सख्ती से होंठ भींचते हुए बोले, डॉक्टर मनीष चाहते हैं कि उनकी माँ के सामने यह रहस्य ना खोला जाए, मगर मेरी बला से। पापा, इन महाशय का कहना है कि इनकी सगाई हो चुकी है। क्या? कितने कंठों ने एक साथ प्रश्न किया। मनीष, माँ किस बुरी तरह से चीखीं। क्या है माँ? भैया ने कमरे से आते हुए शांत स्वर में पूछा। ये ललित भाई क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। किस लड़की से शादी कर रहा है तू? यह सब चर्चा बाद में भी हो सकती है माँ, भैया ने उसी शांत स्वर में कहा। फिर मेहमानों से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे बहुत बहुत अफसोस है। इन लोगों ने अगर ज़रा भी संकेत दिया होता तो शायद। ओह, ज़रा इन्हें संभालिए। कहते हुए वयोवृद्ध मेहमान एकदम उठ खड़े हुए थे। हम सब ने चकित होकर देखा, माँ बेहोश होकर कुर्सी पर ही लुढ़क गई थी। मैं तो चीख कर उनसे लिपट जाने को हुई, पर भैया ने सख्ती से मुझे दूर खड़ा कर दिया। उस समय उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर में तराशा गया हो। अपनी मजबूत बाहों में माँ का दुर्बल शरीर समेटते हुए उन्होंने भीतर जाते हुए इतना ही कहा, मौसी, मेरे साथ आना ज़रा। पीछे पीछे जाने की इच्छा को बहुत मुश्किल से रोक पाई मैं। वहीं सोफे पर बैठकर दोनों हाथों में मुंह छिपाकर सिसकने लगी। मिसेस पाठक मेरा सिर सहलाती रहीं। अजीब असमंजस की स्थिति थी। एकाएक ललित ने कहा, हम सब चलें पापा? ना बेटे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। बहन जी की हालत जरा ठीक होने। तो आप रुकिए, मैं जा रहा हूँ। ठहरो दादा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। उस दर्प भरे स्वर से चौंक कर मैंने सिर उठाया। कमरे में उस सजी धजी मूर्ति का अस्तित्व ही मैं भूल गई थी। लेकिन क्या यह वही चेहरा था जो कुछ समय पहले तक शर्मीली मुस्कान से दमक रहा था? भैया का चेहरा अगर काले संगमरमर में बदल गया था तो यह पूरी की पूरी प्रतिमा बर्फ हो गई थी। अरे, ये लोग जा रहे हैं। अंदर चाय लग गई है ना? खुशबू का एक भभका आया और लजीली मुस्कुराहट लिए हरी भैया कमरे में दाखिल हुए। एक क्षण को अनचाहे सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। गोरे चिट्टे हरी भैया नेवी ब्लू पैंट और क्रीम कलर की मनीला पहने सचमुच बड़े प्यारे लग रहे थे। उन्होंने अपनी सजावट पर काफ़ी समय खर्च किया था। टाई पिन से लेकर जूतों तक सब कुछ लगदग कर रहा था। सबको अपनी ओर घूरते देखा तो वे कुछ सचेत हो गए। और लोग कहाँ हैं? चाय बिल्कुल तैयार है। बेचारे हरी भैया, इतना तरस आया उन पर। दीन दुनिया से बेखबर वे चाय की मेज ही सजाते रह गए थे। आपकी तारीफ? ललित के पिताजी ने पूछा। ये हरी भैया हैं। मैं बच्चों की तरह इतना ही कह पाई। पढ़ते हैं? जी हाँ, बीकॉम फाइनल में हूँ, उन्होंने लजीले अंदाज में कहा। ललित और सुलक्षणा इस बीच कब चले गए पता नहीं चला। कुछ देर बाद तौलिए से माथे का पसीना पोंछते हुए भैया बाहर आए। अब ये कैसी हैं? मिस्टर पाठक ने व्यग्रता के साथ पूछा। अब अच्छी हैं, थैंक गॉड। क्या ऐसा अक्सर होता है? मिसेस पाठक ने पूछा। जी, पहले अक्सर होता था। दरअसल मेरे पिताजी और मुझसे छोटी एक बहन एक साथ एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। उस हादसे ने माँ का मन बहुत तोड़ दिया है। किसी भी आघात को सह नहीं पाती। मुझे अफसोस है सब मेरी वजह से हुआ। कोई बात नहीं, मिस्टर पाठक ने उनकी पीठ को थपथपाते हुए कहा। आप लोगों को मेरी वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ी, मैं अपनी शर्मिंदगी का बयान नहीं कर सकता, भैया ने भर्राए कंठ से कहा। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मिस्टर पाठक ने सांत्वना के स्वर में कहा।
मुझे वे पति पत्नी सज्जनता की प्रतिमूर्ति लगे। आत्मग्लानि से उबरकर अब भैया ने सिर ऊपर उठाया। अरे हरी, तुम कहाँ थे अभी तक? जज साहब, ये मेरा छोटा भाई हरीश है। हाँ, अभी नमिता जी ने परिचय कराया था। भैया, चाय यहीं मंगाई जाए या? हरी भैया कहते कहते रुक गए। प्रसंग का गंभीर अब भी उनकी समझ में नहीं आया था और सबके सामने उन्हें समझाया भी नहीं जा सकता था, पर शायद वातावरण के तनाव को वे कुछ कुछ अनुभव कर रहे थे। एक एक कप चाय भी हम आपको न पिला सके तो हमें बहुत दुख होगा। मुझे उम्मीद है आप ना नहीं करेंगे। भैया इतने विनम्र हो सकते हैं, यह मेरी कल्पना से भी परे था। शायद वे अब भी अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे थे। उनके अनुरोध को पाठक दंपति टाल नहीं सके। मेज दुल्हन की तरह सजी हुई थी। सबने निःशब्द चाय के घूंट भरे और उठ खड़े हुए। भैया, मैं और हरी भैया गाड़ी तक उन लोगों को छोड़ने गए। मौसी माँ की शुश्रूषा का बहाना लिए कमरे में ही बैठी रहीं। गहमा गहमी में बीता हुआ दिन शाम को यूं चुपचाप उदास होकर लौट गया था। माँ, मुझे कुछ कहना है। माँ के तलवों में घी की मालिश करते हुए मैंने सिर उठाकर देखा। भैया छाती पर दोनों हाथ बांधे विवेकानंद की मुद्रा में खड़े थे। माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया और मुंह फेर कर लेटी रहीं। इतना रोष हो आया माँ पर। पिछले 2 दिनों से उन्होंने भैया से एक बार भी बात नहीं की थी। बेचारे चुपचाप उनकी शुश्रूषा करते रहे थे। इन दिनों उनका चेहरा इतना करुण लगता था कि दया हो आती थी। मैं सोचता हूँ माँ, अब तुम्हारी तबीयत इस लायक हो गई है कि मेरी बात सुन सको, सह सको। वैसे भी मेरे पास अब समय नहीं है। सुबह की बस से मुझे चले जाना है, भैया ने कहा और दरवाज़ा बंद करके कुर्सी पर बैठ गए। कुछ क्षण तक वे कलाई घड़ी को गोल घुमाते रहे। शायद अपनी बात ठीक से कह पाने का साहस संजो रहे थे, पर माँ ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। बोली, मीता, दरवाज़ा खोल दे, मेरा दम घुट रहा है। मैं उठने लगी तो भैया ने हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। दरवाज़ा मैंने जानबूझकर बंद किया है मीता। इस घर में प्राइवेसी नाम को नहीं रह गई है। 2 दिन से छटपटा रहा हूँ, पर इतने सारे लोगों के बीच मैं अपने मन की बात नहीं कह सकता। उस दिन कह तो चुका था मन की बात, क्या अब भी कोई कसर बाकी है? माँ एकदम उठ बैठी। उत्तेजना से उनकी माथे की नसें फड़कने लगी थीं। उस दिन कहाँ कुछ कह पाया था। तुम सुनने की स्थिति में ही नहीं थी। आशा थी कि तुम स्वयं पूछोगी कि मैं यूं एकाएक कैसे चला आया हूँ। सोच रहा था शादी की बात सुनकर तुम्हें कुछ तो उत्सुकता होगी, पर लगता है तुम्हें अपने बच्चों में उतनी भी दिलचस्पी नहीं रह गई है। दिलचस्पी नहीं होती तो तेरे लिए दुनिया जहान की लड़कियां देखती फिरती मैं। 4 भले आदमियों के सामने मेरा अच्छा तमाशा बनाया तूने। और माँ ऐसे कांपने लगी जैसे जूड़ी चढ़ाई हो। भैया प्लीज़, अभी ये सब बातें रहने दो। माँ की हालत देख रहे हो ना? देख रहा हूँ, बरसों से देख रहा हूँ। अपनी बड़ी से बड़ी समस्या को मझधार में छोड़कर पहले दौड़कर इन्हीं को देखना पड़ा है, इन्हीं को संभालना पड़ा है। सारी जिंदगी यही करता आ रहा हूँ, तभी तो 25 साल की उम्र में एकदम बुढ़ा गया हूँ। माँ का हिलता हुआ शरीर एकदम काठ की तरह स्थिर और निस्पंद हो गया था। वे फटी फटी आंखों से भैया को देखने लगी थी, पर वे एक क्षण को भी वहां नहीं रुके। माँ देर रात तक तकिए में मुंह छिपाए सुबकती नहीं। मौसी ने तरह तरह से मुझसे तर्क वितर्क किए, पर मैंने कुछ नहीं बताया, और बताने के लिए था भी क्या। सुबह भैया बस के लिए घर से निकले, उस समय माँ सो रही थी। काफ़ी रात गए वे सो पाई थीं, इसी से उन्हें जगाया नहीं गया था। जाते हुए कमरे में चुपचाप बुलाकर उन्होंने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया था। रात देर तक सो नहीं सका था, काफ़ी बातें इकट्ठा हो गई थी मन में। तू पढ़कर फाड़ देना, शायद तेरे संदूक में भी यह सुरक्षित ना रहे। और यह तेरी भाभी की फ़ोटो। मैंने झपट कर फ़ोटो उठा ली थी। एक भरा भरा चेहरा और 2 हंसती हुई आंखें। मौसी की ब्यूटी परेड में खड़ी होती तो शायद फेल हो जाती, पर कुल मिलाकर मुझे अच्छी लगी। कितनी स्वीट है ना? क्या नाम है भैया?
बेला। ओह लवली, ये लोग पंजाबी क्रिश्चियंस हैं। भैया की इस घोषणा से मेरी खुशी वहीं जम गई। क्यों, बुरा लगा सुनकर? अपने लिए नहीं, मैं माँ के लिए सोच रही थी। मुझे मालूम था माँ नाराज़ होंगी। मैं अपने को उस विस्फोट के लिए तैयार करके आया था, लेकिन बिना कुछ जाने उन्होंने जो उपेक्षा बरती है वह बहुत तकलीफ दे है। भैया, ऑटो रिक्शा ले आया हूँ, चल रहे हैं ना? हरी भैया कमरे में आए और भैया ने चेहरे पर फैलती उदासी की चादर को एकदम समेट लिया। दोनों भाई एक दूसरे के कंधों पर झूलते हुए स्कूटर की ओर चले गए। मैं डबडबाई आंखों से उस ओर देखती रही। भैया पिछले 6 सालों से बाहर थे। मेडिकल उन्होंने ग्वालियर से ही किया था और वहीं अब हाउस जॉब भी कर रहे थे, पर कभी उनके जाने का इतना दुख नहीं हुआ। इस बार पता नहीं क्यों ऐसे लगा जैसे वे हमेशा के लिए जा रहे हों। मौसी की पैनी दृष्टि सारे घर को नापे रहती है। भैया के जाते ही बोली, आज तो बड़ी प्राइवेट बातें हो रही थी। क्या कह रहा था मनीष? भाभी की फ़ोटो दिखा रहे थे, मैंने तुनक कर कहा। भैया ठीक ही कह रहे थे, इस घर में जरा प्राइवेसी नहीं है। कहाँ है फ़ोटो, दिखाना जरा। इतना घुन्ना लड़का है, 2 दिनों में मैंने 20 बार पूछा होगा, पर मुझे जरा सुराग नहीं दिया उसने। मेरे कमरे में आकर देख लेना फ़ोटो, मैंने कहा और अपने कमरे में चली आई। मेज पर शिव पार्वती का एक फ़ोटो था। वह चंदन के फ्रेम में मेरे लिए सुपर्णा मैसूर से लाई थी। मैंने उसी में वह फ़ोटो सजा दिया। लड़की बहुत सुंदर नहीं थी। उसके क्रिश्चियन होने की बात सुनकर दुख भी हुआ था, पर मन ही मन एक निर्णय ले लिया था कि मुझे भैया का साथ देना है, उनका बचाव करना है। इसी निश्चय के बल पर मैं घर में उठते तूफान का सामना कर सकी। सहेलियों के बीच गर्वोन्नत होकर इस अंतरजातीय विवाह की सूचना दे सकी। माँ की प्रतिक्रिया तो अपेक्षित ही थी। वे दिन भर बेहोश होती रहीं, लेकिन मौसी बहुत ही जल्दी संभल गईं और माँ को सांत्वना भी देने लगीं। उनकी आलोचना का तीखापन परिचित था, पर उनकी यह समझदारी, लगा जैसे भीतर ही भीतर वे भैया के इस विवाह से प्रसन्न हैं। कौन जाने, दिन भर उधेड़ बुन में पत्र को हाथ भी नहीं लगा पाई। मौसी के देख लेने का अंदेशा बराबर बना रहता। रात को माँ के सो जाने के बाद ही खोल सकी। पत्र क्या था, यादों का एक लंबा सिलसिला। नैरोबी के सुहावने दिनों की ढेरों स्मृतियाँ थीं। नैरोबी जहाँ पापा थे, सुनीता दीदी थी, सुख था, संपन्नता थी, ठहाके थे, किलकारियाँ थीं। यहाँ आने के बाद वे सारी स्मृतियाँ मुहर बंद करके रख दी गई थीं, क्योंकि उनसे माँ को तकलीफ होती थी। पता नहीं किस संजीवनी से भैया ने उन्हें अपने मन के भीतर यूँ तरोताज़ा रखा हुआ था। मैं तो सब भूल भाल गई थी। 10 साल पुरानी बातें थीं। एक 7-8 साल की लड़की याद भी क्या रख पाती। भैया ने लिखा था, माँ का दुख बहुत बड़ा था, मैं मानता हूँ, पर अपने शौक से उबरकर उन्होंने क्षण भर को तो हम बच्चों का ख्याल किया होता, जिन्हें काल यूं निर्ममता से छीन ले गया था। वे क्या सिर्फ उनके पति थे, हमारे पिता नहीं थे? सुनीता क्या हमारी कोई नहीं थी? क्या हमारी उम्र मृत्यु को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करने की थी? चाहिए तो था कि माँ अपनी ममता का आंचल कुछ और फैलाकर पापा का भी स्थान ले लेती, पर वे तो माँ भी नहीं रह पाईं। इस पराए देश में, पराए घर में, पराए हाथों में हमें छोड़कर निश्चिंत हो गईं। पराया शब्द शायद तुम्हें ठीक न लगे। मीता, मौसी लाख उनकी बहन थी, पर हम उन्हें कितना जानते थे। हर बार हर काम के लिए उनका मुँह जोहना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। फीस के लिए, कपड़ों के लिए, किताबों के लिए उनके आगे हाथ फैलाते हुए मेरी आत्मा को कष्ट होता था। उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, क्योंकि जो पैसा खर्च हो रहा था वह हमारा था। फिर भी मेरा संकोच कभी नहीं टूटा। माँ किसी चीज़ के लिए झिड़क भी देती तो मुझे इतना दुख नहीं होता। इस सिरदर्द से बचने के लिए ही मैंने ग्वालियर में दाखिला लिया था। रोज़ रोज़ अपने स्वाभिमान की हत्या मैं नहीं कर पाता था। मौसी ने हम लोगों के लिए बहुत किया है,
मेरी परीक्षा के दिनों में वे रात रात भर मेरे लिए चाय बनाती रही हैं। सुबह सवेरे अलार्म लगाकर मुझे जगाती रही हैं। मेरे लिए उन्होंने स्वेटर बुने हैं, पिकनिक के लिए खाना बनाकर दिया है, मेरी बीमारी में दिन रात मेरी सेवा की है। पर उनकी इस ममता के भीतर ईर्ष्या की एक हल्की सी परत है, उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। कई बार इच्छा होती है कि अपनी सारी अच्छाइयाँ किसी जादू के जोर से हरि को दे डालूं, तभी शायद इस संतरास से मुक्ति मिले। इसके बाद भैया ने बेला से अपने परिचय की कहानी लिखी और अंत में लिखा था, वह घर नहीं है, ज्वालामुखी है। किसी दिन तुम भी उस गर्भगृह से बाहर आने के लिए छटपटाओगी मीता, तब मुझे खबर करना। जहाँ भी रहूँगा दौड़ा आऊँगा। पत्र का कई कई बार पारायण करके मैंने उसे अपने ट्रंक में छिपाकर रख दिया। सोच लिया था कि किसी दिन माँ को ज़रूर दिखाऊंगी। भैया के मन की अंधेरी गुफाओं में एक बार उन्हें फेरी लगानी ही होगी, नहीं तो माँ किस लिए बनी थी। भैया के पत्र का अंतिम वाक्य मैंने मन के कागज पर अंकित कर लिया था। मेरे लिए वह दीप स्तंभ हो गया था। मैं और हरि भैया निश्चय कर चुके थे कि घर वालों के विरोध को ताक में रखकर भैया के विवाह में अवश्य भाग लेंगे, पर उन्होंने हमारे इस निश्चय पर पानी फेर दिया। इस बार भी उन्होंने विवेक का पल्ला नहीं छोड़ा था। शादी की सूचना तब मिली जब 8 दिन ऊपर हो चुके थे। सूचना क्या थी? अच्छा खासा पार्सल था। मेरे और हरि भैया के लिए 2 कलाई घड़ियां थीं HMT की, जिनके पीछे लिखा था भाभी की ओर से, और 7 दर्जन भर लड़कियों की तस्वीरें थीं जो समय समय पर यहाँ से भेजी गई थीं। भैया की सख्त हिदायत थी कि वे सारी तस्वीरें सही पतों पर वापस भेज दी जाएं। माँ और मौसी को अब इन कामों में कोई रस नहीं रह गया था, इसलिए यह दिलचस्प काम हम ही लोगों के सिर पर आ पड़ा। एक सुबह चाय की मेज पर ही हमने इस वापसी अभियान का शुभारंभ कर दिया। डाइनिंग टेबल का काला टॉप किसी एल्बम की तरह लग रहा था। हरि भैया बिखरे हुए फोटो में से एक एक चुनकर नाम और पते मिलाते जाते, मैं लिफाफों पर बड़े बड़े अक्षरों में उन्हें लिखती जा रही थी। आखिरी लिफाफे को सील बंद करते हुए हरि भैया बोले, और 1-2 साल बाद हमारी मीता की फ़ोटो भी इसी तरह जगह जगह भेजी जाएगी और इसी तरह लौटाई जाएगी। मैंने उनका अधूरा वाक्य पूरा करते हुए कहा, लौटा कर देखे कोई, तबीयत दुरुस्त कर दूंगा। और उन्होंने एक काल्पनिक मुक्का हवा में उछाल दिया। अरे वाह, कोई ज़बरदस्ती है। मान लो तुम्हारे पास कोई 10-20 फोटो आ गए तो क्या सबसे शादी करोगे? शादी तो खैर एक से ही करूँगा, पर तस्वीर सबकी संभाल कर रखूँगा। बीवी ने जरा अकड़ दिखाई कि अपना एल्बम दिखाकर कहूँगा कि देवी देखो, श्रीमान हरिप्रसन्न शर्मा की अर्धांगिनी बनने के लिए कितनी बालिकाएं लाल आई थीं। तब तो और भी उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ेंगे कि इतनी सारी लड़कियों में से उसे चुना गया है। बायरी, क्यों मन के लड्डू फोड़ रही हो? साबुत हाथ पांव की एक ही मिल जाए तो भाग समझना, 10-20 तो क्या आएंगी अपने दरवाजे। मौसी की बात से हमारी हंसी मुंह में ही जम गई। माँ भी नाराज हो गई, बोली, छोटी तू जब करेगी उल्टी बात करेगी। कोई मेरा लड़का लंगड़ा लूला है जो लड़की नहीं मिलेगी? और उन्होंने हरि भैया के गोरे गुबरैले चेहरे की बलाएं ले ली। लंगड़े लूले की क्या शादी नहीं होती जीजी? शादी होना एक बात है और अच्छे खानदान से रिश्ता होना और बात। लड़की वाले घर देखते हैं, घराना देखते हैं। कोई हमारे माँ बाप की तरह लड़की को घूरे पर नहीं फेंक देता। पूजा घर से मौसा जी का गुरु गंभीर स्वर कुछ ऊंचा ही आने लगा था। गणपति अथर्व शीर्ष का ओट लेकर वे मौसी के वाग बाणों से बचना चाहते थे। उनकी यह जानी पहचानी आदत थी, पर कितना बच पाते थे वे ही जाने। टेबल पर सारा सामान यूं ही बिखरा छोड़कर हरि भैया उठकर चल दिए थे। माँ कह रही थी, पैसे से ही क्या सब सुख मिल जाते हैं? छोटी, मुझे देख, कितना दुख छाती में छिपाए बैठी हूँ। पति तो भाग्य ने छीन ही लिया, बेटे को पता नहीं कौन कहाँ की लड़की मोह कर ले गई। अब इस घर को, घराने को ओढ़ूं कि बिछाऊं?
तेरे साथ तो तेरा सब कुछ है, उनकी बदौलत तू सिर उठाकर तो चल सकती है, फिर क्यों उस देवता आदमी की आत्मा जलाती है? मेरी आत्मा जलेगी तो मुंह पर बात आएगी ही। राजकुमार सा मेरा लड़का किसी लायक नहीं बन सका। लोग बाग ठाकुर जी के आगे घंटी भर बजाना जानते हैं। इतनी खीज, इतनी ऊब हो आई मुझे, पता नहीं इन दोनों बहनों को अपने दुखों से इतना लगाव क्यों है। खुद भी रोएंगी, साथ वाले की जिंदगी भी जहर करके रख देंगी। पूजा घर से अब विष्णु सहस्त्र नाम सुनाई दे रहा था। हरी भैया, चलिए घर घर की कहानी देखाएं। वीणा कह रही थी खूब अच्छी पिक्चर है। मैंने आंधी की तरह उनके कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। अपने घर की कहानी से तो क्या अच्छी होगी, वे पुस्तक में आंखें गड़ाए ही विषाक्त स्वर में बोले। बेकार की फिलॉसफी तो मत झाड़िए, चलिए ना, लौटते हुए कविता के यहाँ होते आएंगे। मुझे अपनी कॉपियाँ लेनी हैं। मेरी सहेलियों के नाम से खिल उठने वाला उनका चेहरा वैसा ही सख्त बना रहा। वे पूर्वत पुस्तक के पन्ने पलटते रहे। चलिए भी, हमारे साथ कोई नहीं है, इसी से तो इतनी खुशामद कर रहे हैं। आप साहब ज़्यादा ही स्कॉलर बने जा रहे हैं। और मैंने पुस्तक छीनकर परे फेंक दी। मैं कोई तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ जो हर जगह तुम्हारे साथ घिसटता फिरूंगा? प्लीज़ मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ। ये आंखें, यह चेहरा, यह आवाज़। चाहिए तो था कि क्रोध से मेरा तन बदन जल उठता, पर विस्मय और दुख से भरकर मैं फटी फटी आंखों से उन्हें निहारती रह गई। पाँव मन मन भर के होकर वहीं जम गए। किसी तरह अपने को ठेलकर मैं दरवाजे तक ले गई, पर उतनी देर बाद उस जाने में कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गई। सॉरी मीता, मैं अनचाहे ही ठिठक कर रह गई थी। मुझे बहुत अफसोस है मीता, इस तरह तुम्हें जलील करने का मुझे कोई हक नहीं था। इस कमरे पर मेरा अधिकार ही क्या है? यह कमरा, यह घर, ये सब तुम्हारा ही तो है। हम तो केवल क्या हैं हम लोग, यही समझ नहीं आता। नौकरों की भी अपनी कुछ औकात होती है, लेकिन हम तो सिर्फ पैरासाइट्स हैं। सॉरी होना क्या इसे ही कहते हैं? उसके बाद वहाँ रुकना असंभव ही था। सीधे अपने कमरे में आकर बिस्तर में पड़ रही। दुख, अपमान, रोष, ममता सबका सब सिमट आया था मन में। 3-4 साल पुराना एक प्रसंग याद आ गया। हरी भैया का हायर सेकेंडरी का परिणाम आया था। बेचारे जनता क्लास में पास हुए थे। माँ कह कह कर हार गई, पर मौसी ने ₹1.25 के लड्डू भी नहीं बांटे। 2 साल पहले ही मनीष भैया के पास होने पर मिठाई, पार्टी और बधाई पत्रों की कितनी धूमधाम लगी रही थी। भैया मेरिट लिस्ट में 4थे नंबर पर आए थे। उसके मुकाबले में हरी भैया का परिणाम सचमुच फीका था, पर मौसी के वाग बाणों ने तो उसे करुण बना दिया था। आखिर माँ ने ही डांटा था, चुप कर छोटी, तेरी बातों से तंग आकर लड़का कहीं कुआं नदी कर बैठेगा तो जिंदगी भर को रोती रहेगी। तब कहीं मौसी का अनवरत भाषण समाप्त हुआ था। शाम की आरती के बाद मौसा जी ने मुझे पूजा घर में बुलाकर मेरे हाथ पर 2 पेड़े रखे थे। ये मेरे बेटे के पास होने की मिठाई है बिटिया। गरीब आदमी हूँ ना, ज़्यादा जश्न तो नहीं मना सकता। 7वीं 8वीं क्लास की बेवकूफ़ सी लड़की थी मैं। उनकी बात का मतलब नहीं समझ सकी, पर उनकी आंखों की पीड़ा, उनके स्वर का वात्सल्य मुझसे छिपा नहीं रहा। वह थोड़ी सी मिठाई लिए मैं प्रतीक्षा में बैठी रही। बहुत रात गए लौटे थे हरी भैया। आकर छत पर अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट गए थे। मैंने दबे पांव जाकर पेड़ा उनके मुंह में ठूंस दिया था। क्या है यह? वह हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। मिठाई है। किस बात की मिठाई? उन्होंने मरी हुई आवाज़ में पूछा। एक हमारे हरी भैया हैं, उनके पास होने की, मैंने शरारत से आंखें नचाकर कहा। कुछ क्षण वह चुप रहे, फिर बोले, किसने बांटी है? मौसी ने। मेरे सिर पर हाथ रखकर कहो। कैसे कहती? चुप होकर रह गई। बाबूजी ने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया होगा। ठीक है ना? अपने नालायक बेटे के पास होने की खुशी सिर्फ वे ही मना सकते हैं। और फिर एकाएक उनका चेहरा तमतमा उठा था। क्यों आए थे तुम लोग यहाँ? क्या उतने बड़े अफ्रीका में तुम लोगों के लिए जगह नहीं थी?
आते ही तुम लोगों ने मेरा घर, मेरी माँ, मेरा सुख सब कुछ छीन लिया। छोटा सा घर था हमारा, पर उस घर में मैं राजकुमारों की तरह पलता था। उस समय मेरी हर इच्छा पर माँ बिछ बिछ जाती थी। उस समय मैं उनकी आंखों का तारा हुआ करता था। और अब दुनिया में बस एक ही नाम रह गया है, मनीष, मनीष, मनीष। और पलंग की पाटी पर सिर रखकर वह सिसक सिसक कर रो पड़े थे। छोटी थी मैं उस समय, पर नारी की सहज ममता ने उम्र का व्यवधान कब माना है। उनके आंसू सोख लिए थे मैंने, उनका दर्द बांट लिया था। तब से उनकी हर व्यथा को अपने संपूर्ण संवेदन के साथ जीने की जैसे मेरी आदत हो गई थी, अधिकार हो गया था। और इस अनाम रिश्ते की पृष्ठभूमि पर आज उनका यह व्यंग कैसी चोट कर गया था। भीतर तक तिलमिला उठी थी मैं। तीसरे पहर मैं अपनी बुनाई लेकर छत पर बैठी हुई थी। हरी भैया पास में आकर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं भी जानबूझकर फंदों के उलटफेर में उलझी रही। मीता, मैटनी शो अब शायद नहीं मिलेगा। फर्स्ट शो में चलोगी? नहीं, रहने दो। यानी कि नाराज हो गई, यही ना? ठीक तो है, इस घर में हर एक को नाराज होने का अधिकार है, सिवाय मेरे। नाराज होने की बात नहीं है हरी भैया, बस मूड नहीं रहा। मैंने कुछ तल्खी के साथ कहा। वे चुप हो गए। फिर कुछ देर बाद बोले, अच्छा चलो नेहरू पार्क चलते हैं। वहाँ से लौटते हुए किशन के यहाँ चलेंगे। उसकी माँ तुम्हें बहुत याद करती है। आज रहने दो। अच्छा तो तुम्हारी कविता के यहाँ चले चलते हैं, या फिर वह कौन है, अपर्णा सुपर्णा, उसके यहाँ हो आते हैं। कहा तो भाई मुझे कहीं नहीं जाना, मैंने खींच कर कहा। वे फिर चुप हो गए और इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी असहायता उतर आई। मेरे रूठ जाने का दुख उन्हें साल रहा था, परंतु मुझे मनाने का कोई भी उपाय वे खोज नहीं पा रहे थे। उनकी उदास डबडबाई आंखों को मैं अधिक देर तक नहीं सह पाई। अपने स्वर को यथाशक्ति नरम बनाकर मैंने कहा, सच कहूँ हरिता, आजकल किसी के घर जाने की इच्छा ही नहीं होती। कहीं भी जाती हूँ तो तुलना में अपना घर उभर कर सामने आ जाता है। सोचती हूँ इतने अभाव में, दुख में भी ये लोग खुश कैसे रह लेते हैं। दुनिया भर की मनहूसियत हमारे ही यहाँ क्यों है। कविता की माँ 6 महीने से खाट पर पड़ी है। सुपर्णा का इतना बड़ा परिवार इतनी सी आय के सहारे चल रहा है। तुम्हारे किशन के यहाँ 3-3 अनब्याही बहनें बैठी हुई हैं। फिर भी इन लोगों के यहाँ कुछ ऐसा है जो मन को बांध लेता है। जाती हूँ तो लौटने की इच्छा नहीं होती, और यहाँ तो हरदम भाग जाने का मन होता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यह कोई रहने की जगह थोड़े ही है, यह तो कब्रिस्तान है। यहाँ आदमी नहीं रहते, उनकी छाया रहती है। अपने आप को दफनाकर उन पर पत्थरों की तरह जड़ी हुई ये छाया भर हैं। छी, ये क्या नौकवियों जैसी उपमाएं दे रहे हो। क्या इससे अच्छी कोई बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आती। मैं कॉमर्स का विद्यार्थी, उपमा उपेक्षा क्या जानूं। जैसा सोचता हूँ कह डाला। और तुम जानती हो मीता, कब्रिस्तान में कभी कभी कोई प्यारा सा पेड़ उगाता है, अपने सिर पर ढेर सारे खुशबूदार फूलों का मुकुट धारण किए हुए। यह अनोखा पेड़ वातावरण की उदासी को सुगंध में भिगोता रहता है। इस पेड़ का नाम जानती हो? मैंने प्रश्नार्थक दृष्टि से उन्हें देखा। उनकी आंखों में उस फूल का नाम पढ़ लिया मैंने। इसके बाद भी रूठे रहना क्या संभव था? मीता, थोड़ी देर बाद वे बोले, तुम्हें वह जूनी कसेरा बाखल वाला हमारा घर याद है? नहीं तो? कभी कभी वह घर बहुत याद आता है। उस घर के साथ कितना कुछ छूट गया है। तुम्हें याद है मीतू, तुम लोग आए थे ना, तब तुम दिन भर कहा करती थी, यह घर गंदा है, हमें यहाँ नहीं रहना। मैं बहुत छोटी थी ना उस समय, मैंने अपराधी स्वर में कहा। हाँ, तुम बहुत छोटी थीं, इसलिए मन की बात कह सकी। जो बात मनीष भैया और मौसी अनुभव करके रह जाते थे, वह तुम बेझिझक कह डालती थी। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि वह घर छोटा है, गंदा है, अम्मा को भी। और तब से इस मनहूस कोठी में बंध गए हैं हम।
यह घर क्या शुरू से ही ऐसा मनहूस लगता रहा होगा? मैंने विस्मय में भरकर कहा। क्या पता, तब इतना समझने की अक्ल कहाँ थी। इतना याद है, बाबूजी यहाँ नहीं आना चाहते थे। साल भर तक वे पुराने मकान का किराया भरते रहे, पर अंत में उन्हें भी हथियार डाल देने पड़े। वे मुझसे अलग होकर नहीं रह सकते थे। मैं अम्मा के बिना नहीं रह पाता था। और अम्मा, उनके लिए इतना बड़ा घर, इतने सारे नौकर, इतना ऐश्वर्य, इतनी हुकूमत छोड़ना बहुत कठिन हो गया था। वैभव की इस दौड़ में मैं और बाबूजी कब पीछे छूट गए, पता ही नहीं चला। बाबूजी के पास तो फिर भी उनके ठाकुर जी हैं, लेकिन मैं क्या करूं? अपने निष्प्रयोजन जीवन का क्या करूं? तुम्हें क्या हो गया है आज? कैसी ऊटपटांग बातें कर रहे हो जब से? माँ की नज़रों में जो बेटा घूरे से भी गया बीता हो गया हो, उससे अच्छी बात की तो अपेक्षा नहीं की जा सकती ना। ओह, अब समझी। सुबह वाली बात फांस की तरह चुभ रही है मन में अब तक। मैंने अपने स्वर में ढेर सी ममता उड़ेल कर कहा, मौसी की बातों का बुरा मानेंगे तो हो चुका। दिन भर मातम ही मनाना होगा। जानते तो हो उनकी आदत। जानने से ही क्या पत्थर बना जा सकता है? हाड़ मांस का मनुष्य जितना सह सकता है उतना ही तो सह पाऊंगा। सच कहता हूँ मीतू, पढ़ते हुए भी कभी कभी इसी ख्याल से कांप उठता हूँ कि क्या होगा इतनी मेहनत का। अम्मा को खुश करने लायक परिणाम तो मेरा कभी बन नहीं सकता। तब फिर हफ्तों तक पुस्तक को हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती। पुरुष जब भीतर से टूटने लगता है तो नारी का सहज स्नेह ही उसे संबल दे पाता है। इसी स्रोत से वह शक्ति ग्रहण करता है। नारी चाहे वह माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, मित्र हो। कहाँ पढ़ा था यह वाक्य? किसी नाटक में, उपन्यास में, या शायद भैया के पत्र में। कहीं भी पढ़ा हो, आज इस बेला उसका स्मरण हो आना ही सार्थक हो उठा था। उस बार बीकॉम में हायर सेकंड क्लास पाने पर जब मैंने उनका अभिनंदन किया तो बोले, अभिनंदन की असली हकदार तो तुम हो। परिणाम का सारा श्रेय तुम्ही को जाता है। शनिवार की शाम को मैं हमेशा की तरह पूजा घर में बैठी सुंदरकांड का पाठ कर रही थी। पैरों की आहट सुनकर सिर उठाया। मौसा जी नहाकर शाम की संध्या वंदना के लिए अंदर आ गए थे। मेरी उपस्थिति से निर्लिप्त होकर उन्होंने सूती धोती उतार खूंटी पर टंगी लाल रंग की रेशमी धोती पहनी। आसन लेने के लिए इस ओर मुड़े तो मुझे एकटक अपनी ओर देखते हुए पाया। अपनी झेप मिटाते हुए बोले, कहिए पंडितानी जी, क्या निरीक्षण हो रहा है? निरीक्षण यह हो रहा है कि इस पूजा वाली धोती का काफ़ी पहले रिटायरमेंट हो जाना चाहिए था, मैंने दबंग स्वर में कहा। एक बार और कायाकल्प कर दो इसका। अब की तनख्वाह मिलने पर पहला काम यही करूँगा, ठीक है ना? मैंने सिर हिला दिया। वे आसन पर बैठ गए। आचमन लेकर ध्यानस्थ होने को ही थे कि सहसा मुझे कुछ याद आ गया। मौसा जी, आज आपके वे तिवारी जी आए थे। गोरखपुर से किताबें मंगाई थी ना आपने, वे दे गए हैं। अच्छा, कब लौटे थे लखनऊ से वे? कल ही आए हैं और कह रहे थे शर्मा जी से कहना मेरी मिठाई तैयार रखें। दफ्तर में पार्टी दे देने से ही आप बच नहीं जाएंगे। एक शर्मीली मुस्कान उनके चेहरे पर तैर गई। अच्छा मौसा जी, दफ्तर में तो आपने प्रमोशन की पार्टी दे दी और हमें बताया तक नहीं। चाहिए तो था कि सबसे पहले घर में मिठाई आती, मैंने मुंह फुलाकर कहा। घर में बतलाने जैसी कोई बड़ी बात नहीं थी बिटिया। मेढक कितना भी फूल जाए, बैल तो बनने से रहा। दफ्तर का बाबू हूँ, प्रमोशन हो गया तो बहुत से बहुत ओएस बनूंगा, और क्या। हंसकर कही थी उन्होंने यह बात, लेकिन उसमें छलकती हुई व्यथा को मैंने पा लिया और मैं भी उदास हो गई। सुख में हो या दुख में, मनुष्य को सबसे पहले घर ही याद आता है। कैसे जब्त कर पाए होंगे इतनी बड़ी खुशी को वे मन ही मन में। तिवारी जी बता रहे थे, दफ्तर में उन्होंने बहुत शानदार दावत दी थी। बाहर की दुनिया में जो इतना लोकप्रिय है, उसका अस्तित्व घर में इतना नगण्य क्यों है? मुझे तो कई दिनों तक यह भी नहीं पता था कि वे दफ्तर भी जाते हैं।
उनके ऑफिस आने जाने को लेकर घर में कोई गहमा गहमी नहीं होती थी। जूनी कसेरा बाखल वाले घर की एक धुंधली सी याद है कि मौसा जी बाहर से लौटे हैं तो मौसी ने आगे बढ़कर हाथ से झोला लिया है, उनके लिए चाय बनाई है, उनके लिए पान लगाया है। अब तो मौसी के पास इतना समय ही कहाँ है। मिसरानी है, रामदीन है, वे ही सब देखभाल लेते हैं। प्राणायाम की मुद्रा में बैठे मौसा जी पौराणिक चित्रों के शिव की तरह लग रहे थे। ठाकुर जी के पास जलते हुए दीपक का मंद प्रकाश उनके सुदर्शन व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाए दे रहा था। रहस्यमय ही तो थे वे। कितना जानते थे हम लोग उनके विषय में। घर से बाहर की दुनिया में उनका क्या रूप था, कभी जाना ही नहीं। पिछले साल की एक बात याद आई। नया नया कॉलेज था, नई नई सहेलियां थीं। सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी मधुलिका। श्रीनगर कॉलोनी में बड़ा सा बंगला था उनका। रोज गाड़ी छोड़ने आती थी, लेकिन बातचीत में अमीरी की जरा भी बू नहीं थी। बहुत जल्दी घुल मिल गई थी हम दोनों। 2-4 बार उसके घर हो आने पर मैंने उसे अपने घर भी आमंत्रित किया था। 3-4 घंटे तक गपशप की महफिल जमने के बाद जब वह जाने को हुई तो मैं फाटक तक उसे छोड़ने गई थी। उसी समय मौसा जी अपनी साइकिल लिए दफ्तर से लौट रहे थे। अच्छा, तो ये पंडित जी तुम्हारे यहाँ भी आते हैं? मधुलिका ने पूछा। कौन से पंडित जी? यही जो अभी अंदर गए हैं। हमारे पीछे सर्वेंट्स क्वार्टर्स हैं ना, वहाँ हर रविवार को इनका चक्कर लगता है। खूब भक्ति ने जोड़ रखी हैं। 2-2 घंटे तक भविष्य बाँचते हैं। यू नो, ही इज़ अ लेडी किलर। इससे ज़्यादा मुझसे सुना नहीं गया था। मधु, ही इज़ माई, वे मेरे मौसा जी हैं। ज्योतिष बहुत अच्छा जानते हैं और किसी से कुछ लेते भी नहीं। तुम तो जानती हो, ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में भक्तों की कमी नहीं रहती। सॉरी नमिता, मुझे मालूम नहीं था, मधु ने झेंपते हुए कहा था। बात आई गई हो गई थी, पर जब भी मधु को देखती वही बात याद आ जाती। क्या वह सच कह रही थी? ऐसा होना असंभव भी तो नहीं है। मनुष्य ही तो हैं आखिर वे। कहीं तो उनके अहम को तुष्टि होनी चाहिए। पत्नी द्वारा निरंतर लांछित और अपमानित व्यक्तित्व को कहीं तो सिर उठाने का अवसर मिलना चाहिए, नहीं तो कोई जिएगा कैसे? बिटिया जी, मैंने चौंक कर कहा। पाठ कर रही हो ना? कर तो रही हूँ, आपने बीच में टोक दिया। तुम कर नहीं रही थी, इसीलिए टोका था। पता है तुम कितनी देर से एक ही पन्ना खोले बैठी हो। आज मन ही नहीं लग रहा और मैंने रामायण बंद करके रख दी। मन अपने से लगता थोड़े ही है, उसे तो कान पकड़कर लगाना पड़ता है। और उनकी इस बात पर हम दोनों ही हंस पड़े। बिटिया, वे एकाएक गंभीर होकर बोले। कहिए, अपना मन अच्छे से टटोल कर देखा है तुमने? तुम कहोगी तो अब भी सारा आयोजन उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। बुराई जो भी आनी होगी मेरे सिर आएगी, तुम चिंता मत करो। आप पता नहीं क्या कह रहे हैं। यह मत सोचो मीता बेटी कि मैं भी तुम्हारी मौसी की तरह अंधा हो गया हूँ। मेरी आंखें सब कुछ देखती हैं। तुम एक बार संकेत भर कर दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। मौसा जी, आप तो गलत सलत पता नहीं क्या सोच लेते हैं, मैंने बेसुरी खिलखिलाहट के साथ कहा और भाग आई। पूजा घर के बाहर खड़ी होकर पहले अपनी उफनती सांस को सामान्य किया, फिर धीरे धीरे माँ के कमरे की ओर चल पड़ी। हॉल में मौसी रंग बिरंगे कपड़ों के अंबार लेकर बैठी थी। ए छोकरी, कहाँ थी अब तक? शनिवार की शाम को मैं क्या करती हूँ मालूम है ना? हाँ, सो तो सब मालूम है। एक वह नरसी भगत कम थे घर में, अब ये एक मीराबाई बनी जा रही हैं। काम क्या है बोलो ना? काम क्या एक है, इन साड़ियों पर फॉल लगाने हैं, इनमें मोती टाकने हैं, इनमें गोटा लगेगा, इन पर फूल लगेंगे। एक दर्जी बिठा लो ना घर में, चुटकी में सब काम हो जाएगा, मैंने बेजारी से कहा। दर्जी तो बिठा लूँ, पर फिर तू नेक किस बात का लेगी बता तो? बहन बेटी के यही तो काम होते हैं। और यह कार्डों का डिब्बा ले जा, सब नमूने देखकर छांट कर अच्छा सा ब्लॉग बनवा दे। तेरे मौसा जी कहाँ हैं?
पूजा में। बस, और किया ही क्या है जिंदगी भर। उनसे कहो कि जल्दी से फैक्ट्री चले जाएं। आज के दिन लड़का ज़रा जल्दी घर आ जाता तो टेलर के यहाँ हो आता। सूट का ट्रायल लेना है। दिन भर तो फैक्ट्री में चला जाता है। फैक्ट्री 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 सुन सुनकर मेरे कान पक गए। वेडिंग कार्ड्स का डिब्बा उठाकर मैं माँ के कमरे में आकर बैठ गई। अपने कमरे में जाते हुए डर लगता है। अकेलेपन में कभी कभी कितने ऊटपटांग विचार आते हैं। मौसी की तेज आवाज़ यहाँ तक आ रही है। शायद फैक्ट्री में फ़ोन किया जा रहा है। फैक्ट्री द शर्मा स्टील वर्क्स, प्रोप्राइटर एंड जनरल मैनेजर श्री हरिप्रसन्न शर्मा बी.कॉम। उद्घाटन के फ़ोटोज़ का अच्छा खासा एल्बम तैयार हो गया है। कोई स्थानीय अखबार नहीं बचा होगा जिसमें फ़ोटो नहीं छपे होंगे। अविवाहित युवा मेधावी जनरल मैनेजर की प्रशंसा में किराए से लेख लिखवाए गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी प्रचार की आखिर क्या ज़रूरत थी, लेकिन मौसी की दूरदर्शिता का लोहा मानना पड़ा जब धड़ाधड़ वधू पिताओं के पत्र आने प्रारंभ हुए। हर पत्र के आने पर बाकायदा सिलेक्शन कमेटी बैठती, लाभ और हानि के मदों पर विचार विनिमय होता। मौसा जी हमेशा की तरह तटस्थ बने रहते। संभावित पुत्र वधुओं की चित्र प्रदर्शनी में एक दिन परिचित चेहरा भी सम्मिलित हो गया और मौसी ने निर्णय ले ही लिया। यह चित्र था सुलक्षणा पाठक का। यद्यपि रिटायर होने के बाद जज साहब का वैभव पहले का सा नहीं था, फिर भी यही रिश्ता और सबसे बेहतर था। मौसी का एक चिर संक्षिप्त स्वप्न पूरा हो गया था कि हरि के लिए भी ढेर सारे रिश्ते आए थे। सुलक्षणा को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था, उसने यही देहरी पूछ रखी होगी, तभी तो अभी तक कुंवारी बैठी है। शायद ठीक ही कह रही होंगी वे। क्या कर रही है मीता? माँ के पलंग से क्षीण स्वर में प्रश्न आया। निमंत्रण पत्र का मसौदा बना रही हूँ, मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तेरी मौसी क्या कर रही हैं? साड़ियों का ढेर लेकर बैठी हैं। वह साड़ियों में फॉल लगाने को कह रही थी। लगा दिए? लगा दूंगी, जल्दी क्या है? हाँ, जल्दी क्या है, अभी तो पूरा महीना पड़ा है। लेकिन देख तो, अभी से ऐसी रौनक हो गई है घर में। और बात खत्म करते करते माँ सुबकने लगी। अब इसमें रोने की कौन सी बात है? मैंने खींच कर पूछा। आज जैसे सबने मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेने की ही ठान ली थी। मनु के लिए दुख होता है रे, उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सका। पता नहीं कहाँ किस मंदिर में जाकर फेरे पड़वा लिए थे बेचारे ने। क्या क्या सोच रखा था, पर कुछ नहीं हो सका। आज उसके लिए आंसू बहाने की क्या तुक है माँ? मैंने बुझे स्वर में कहा। मन तो हो रहा था कि चीख कर कहूँ, माँ रोना ही है तो आज मीतू के लिए रो। मनु के लिए रोने का समय तो बहुत पीछे छूट गया। पुरुष होते हुए भी मौसा जी ने जो जान लिया था, उससे माँ होकर भी माँ अनजान कैसे रह गई? अपनी व्यथाओं के झुरमुट से एक बार तो बाहर आकर झांकती कि कहाँ क्या हो रहा है। माँ के स्वभाव का भी कुछ पता नहीं चलता। कहाँ तो बेला भाभी के लिए एक चेन भी उन्होंने नहीं दी थी। नलिन के जन्म पर एक अंगूठी तक हम लोग भेज नहीं पाए थे, और अब गहने कपड़ों का अंबार लग गया है। यह सब कहाँ से हो रहा है, क्या मैं जानती नहीं? जिस फैक्ट्री का इतना ढोल पीटा जा रहा है, उसकी पोल भी मुझसे छिपी नहीं है। नाना जी की जमीन एकाएक ऊंचे दामों पर बिक गई थी और माँ ने अपना हिस्सा भी मौसी के नाम कर दिया था। स्टील फर्नीचर का कारखाना खोल लिया गया था और बी.कॉम के बाद क्लर्की के लिए वांटेड के कॉलम्स पढ़ने वाले हरी भैया एकाएक जनरल मैनेजर की कुर्सी पर पहुंच गए थे, और उस कुर्सी ने उन्हें भीतर बाहर कितना बदल डाला था। और मेरा सारा रोष माँ पर उमड़ पड़ा। तुम्हारा भी तो जवाब नहीं है माँ। मर्जी आएगी तो दूसरों के लिए घर लुटा कर रख दोगी, नहीं तो पेट जाए लड़के के नाम तुम्हारे पास कौड़ी तक नहीं निकलेगी। लोग भी कैसे चंट होते हैं, मीठी मीठी बातों से किसी को फुसलाकर अपना काम खूब बना लेते हैं। मीता, माँ के स्वर में अप्रत्याशित कड़क थी। मैं सहम कर चुप हो गई। यह तुझे क्या हो गया है लड़की? आजकल तू इतनी जहर बुझी बातें कहाँ से सीख गई है? ये अपने पराये की भाषा कौन सिखा गया है तुझे? मैं किसी को कुछ नहीं दे रही हूँ रे,
सिर्फ पुराना कर्ज उतार रही हूँ। इतना भी नहीं करूँगी तो सुख से मरना भी नसीब नहीं होगा मुझे। माँ दिन में 3 बार तो मरने की तैयारी कर ही लेती थी, इसलिए मुझ पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। और तुझे मौसी पर इतना गुस्सा क्यों आता है री? बरसों के बाद तो सुख के दिन देख रही है वह। सारी जिंदगी सिवा गरीबी के देखा ही क्या है उसने? कभी मन भर कर ओढ़ा नहीं, पहना नहीं। कितनी कस्में दिला दिला कर कभी एक आध चीज दे पाई हूँ उसे। इतनी स्वाभिमानी है वह। माँ एकदम गलत भी नहीं कह रही थी। इस सारे तामझाम के बीच भी मौसी एकदम सादगी से रहती थी। तीज त्योहार पर जिद करके माँ उन्हें अपने गहने कपड़ों से सजाती, फिर उनका चेहरा अपने दोनों हाथों में उठाकर कहती, छोटी, सच भगवान ने कैसा राजरानी सा रूप देकर भेजा है तुझे धरती पर। लेकिन दीदी, किस्मत तो भिखारियों की दी है ना, उसका कोई क्या करे। मौसी अपने को छुड़ा कर कहती। यह बात खूब जोर से कही जाती, जिससे मौसा जी उसे जरूर सुन लें। तब मौसा जी का चेहरा व्यथा से काला पड़ जाता और हमारी सारी सहानुभूति उन्हीं के साथ होती। माँ की बनारसी साड़ियाँ मौसी लौटाने आती तो माँ कहती, रहने देना, यहाँ भी तो पड़ी पड़ी सड़ ही रही हैं। ना जीजी, इतने अच्छे कपड़े मुझ पर सजेंगे भला? अपनी औकात भी तो मुझे देखनी चाहिए। मैं तो तुम्हारे चरणों में पड़ी हूँ, इसलिए कि लड़के की ज़िंदगी बन जाएगी, नहीं तो पता नहीं कहाँ भीख मांगता फिरेगा। यह तो बड़े होने पर ही पता चला कि ये बातें माँ से कहने का बहाना भर होता था। असली लक्ष्य होते थे लड़के के पिता। मैंने तिक्त स्वर में कहा, पता नहीं नाना जी ने दोनों लड़कियों के साथ इतना पक्षपात क्यों किया। वे तो कन्यादान करके छुट्टी पा गए। जिंदगी भर का काला पानी भुगतना पड़ा है मौसा जी को। कोई खुशी से अपनी बेटी कुएं में नहीं फेंक देता री। उसका इतना बड़ा सर्वनाश तो मेरे कारण हुआ है। तुम्हारे कारण? हाँ, तुम्हारे पापा के कारण। कमरे में कुछ समय तक केवल चूड़ियों की खनक ही सुनाई देती रही। मनु के जन्म के समय की बात है। मैं 7वां लगते ही माताजी के पास हैदराबाद आ गई थी। तेरे पापा बेंगलोर में थे। वहाँ और कोई नहीं था, इसलिए मनु 4-5 महीने का हो गया, तब भी मुझे उन लोगों ने भेजा ही नहीं। मैं भी मज़े में थी, क्योंकि तेरे पापा हर 15-20 दिन बाद आते रहते थे। वे आते थे तो घर में रौनक सी आ जाती थी। माताजी रसोई में घिरी रहती, छोटी अपने जीजा के आगे पीछे घूमती रहती। घर में कोई छोटा और था नहीं, सेवा का सारा भार उसी पर था। वे दिन भर शामली शामली का जप किए रहते। तुम्हें बुरा नहीं लगता था? बुरा लगने जैसा इसमें कुछ था ही नहीं। साली बहनोई का रिश्ता तो ऐसा ही होता है। फिर मैं तो उस समय अपने रूप लावण्य पर रीझी हुई थी। एक बेटे को जन्म देकर सोचती थी मैंने स्वर्ग का राज्य जीत लिया है। यह अकल नहीं थी कि कर्तृत्ववान पुरुष सिर्फ सौंदर्य पर नहीं रीझा करते। बुद्धिमती स्त्री का आकर्षण भी उतना ही प्रबल होता है। वे इतने विद्वान थे और मेरे पास बात करने के लिए सिर्फ एक ही विषय था, मनु, हमारा मुन्ना। छोटी और वे दिन रात गपशप किया करते और मैं दिन भर अपने लाडले को दुलराया करती, उसके लिए स्वेटर बुनती रहती। अपनी इस बेवकूफ़ी का ध्यान आया तो, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी? मैंने धड़कते हुए हृदय से पूछा, पर माँ को शायद मेरा प्रश्न सुनाई ही नहीं दिया। जब सारी बात पता चली तो पिताजी बुरी तरह घबरा गए। माताजी तो खाट से ही लग गईं। मैंने पहले तो उसे खूब कोसा, फिर समझाया बुझाया, मनु को उसके पैरों पर डाल दिया, पर वह शेरनी की तरह अडिग रही। बोली, मैं तुम्हारा कोई हक नहीं छीन रही जीजी, लेकिन अपना अधिकार भी मैं नहीं छोड़ूंगी। बाबा रे, उसकी हिम्मत देखकर तो हम दांतों तले उंगली दबाकर रह गए थे। फिर क्या? जिस विश्वास पर वह पैर जमाकर खड़ी हुई थी, वही जब भरभरा कर गिर पड़ा, तब कहीं जाकर वह अबॉर्शन के लिए राजी हुई थी। उफ, दूसरा उपाय ही क्या था? तेरे पापा तो मुंह छिपा गए थे। कंपनी में उन दिनों वे चीफ एडवाइज़र के पद पर थे और भी ऊंचा उठने के स्वप्न देख रहे थे। यह बदनामी उनका भविष्य खराब कर सकती थी।
उन्होंने नैरोबी ब्रांच में ट्रांसफ़र मांग लिया। मुझे लिवाने भी नहीं आए। उनकी चिट्ठी पाकर पिताजी का कारकून ही मुझे छोड़ आया था। इतनी निष्ठुरता! ऐसा ही होता है मीता। महत्वाकांक्षी पुरुष पता नहीं कितनों की भावनाओं को रौंदता चला जाता है। उसे जरा भी मलाल नहीं होता। घर के पुरोहित का लड़का उसके आगे पीछे घूमता रहता था। पिताजी ने बहला फुसलाकर उसी से छोटी को ब्याह दिया। लड़की एक बार बदनाम हो जाए तो शादी में कितनी मुश्किलें आती हैं तुझे पता नहीं है। मौसा जी को पता था सब? क्या पता उनके मन की था किसी ने पाई भी है कभी? वे ज़रूर जानते होंगे। वे सबके मन की जान लेते हैं, तभी ना इतनी दूर आकर बस गए हैं। अपनी लंबी कहानी सुनाकर माँ निढाल होकर पड़ गई थी। मेरे मन में एक हाहाकार सा उठा। मैंने मचल कर कहा, माँ, यह सब मुझे सुनाने की क्या ज़रूरत थी? पापा की कितनी प्यारी इमेज थी मेरे मन में। उसे यूं नष्ट करके तुम्हें क्या मिला? और मुझे सचमुच लगा कि माँ ने पुराने अन्याय का नए सिरे से प्रतिशोध लिया है। लेकिन मरे हुए व्यक्ति से प्रतिशोध? छी! पापा की प्रतिमा के बनने बिगड़ने से अब क्या फर्क पड़ता है मीतू? लेकिन मौसी के लिए तू थोड़ा सा हृदय होकर सोच सके, इसीलिए यह सब कहना पड़ा है। जरा सोच तो, वह अपनी बाजी जीत जाती तो आज कहाँ होती, और मैं अपने मनों को लेकर उसी की शरण में आने को बाध्य नहीं होती क्या? जरा सोच तो, क्या सोचना था मुझे? माँ ने तो सारी रामायण इसलिए कह सुनाई थी कि मौसी के प्रति मेरा आक्रोश कुछ कम हो, कुछ सहानुभूति उमड़े। सहानुभूति उमड़ी तो, पर माँ के लिए। कैसा लगा होगा फिर उस व्यक्ति के साथ दाम्पत्य निभाना? उसके बच्चों को जन्म देते समय क्या मौसी के अजन्मे शिशु की याद नहीं आई होगी? मौसी से मुंह छिपाकर तो अफ्रीका चले गए ये लोग, पर क्या अपने आप से बच सके होंगे? अपने आप को छल सके होंगे? विचारों का एक रेला सा उमड़ आया था मन में। उसे सप्रयास दूर हटाकर मैं पुनः कुर्सी पर आकर बैठ गई थी। राइटिंग पैड सामने खिसकाकर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, हरिप्रसन्न और सुलक्षणा का शुभ विवाह। रसोई में आकर मैंने चाय का कप उठाया ही था कि मौसी ने कहा, आज हरितालिका है ना मीतू? ओह, मुझे याद ही न रहा, मैंने खिसिया कर कहा और कप वापस रख दिया। पता है काकी, मीता इतनी सी थी तब से तीज उपासी रहती है, पानी की बूंद तक नहीं लेती, मौसी ने मिसरानी से कहा। जानू नहीं काई, तबई तो शंकर भगवान प्रसन्न हो ही गया है। मुझे तो उसके प्रसन्न होने की कोई खबर नहीं मिली। तुम्हारे पास क्या शंकर भगवान का टेलीफोन आया है? हे म्यारा बाप, तमें मालूम नहीं पड़ी काई? अब्बे हाल तार वालो कागज दे गियो नी नानी बाई। मुझे सचमुच ही कुछ मालूम नहीं था। मैंने धड़कते दिल से मौसी की ओर देखा। इसे कहाँ से पता होगा काकी? सीधी बिस्तर से उठकर चली आ रही है। किसका तार था? मनीष का। पंचमी को तेरी सगाई हो रही है, वाजपेयी लोगों को लेकर वह आ रहा है। कौन? भैया आ रहे हैं? हाँ, फिर श्राद्ध पड़ जाएंगे तो सारे काम धरे रह जाएंगे ना, इसी से इतनी जल्दी है। मैं चुप ही रही। गर्मियों में भैया के यहाँ रायपुर में जिस युवक का साक्षात्कार हुआ था, उसकी आकृति आंखों के सामने लाने का प्रयत्न करने लगी। लुगाइयों को जन्म बापड़ो ऐसोज है हो, बाप को घर को सुख 4 दिन को फेर तो, पर या नानी बाई चली जावेगा तो सुन्नकार हो जावेगा हो। और काकी तो यूं बिसूरने लगी जैसे मेरी डोली उठने ही वाली है। मैं मुश्किल से अपनी रुलाई रोक पाई। अपने कमरे में लौट जाने में ही मैंने कुशल समझी। बाई तो चाल्या रे ससुराल की करुण स्वर लहरी सीढ़ियों पर भी मेरा पीछा करती रही। मीता, मौसी ने आवाज़ दी, अपनी भाभी से कहना 11 बजे पंडित जी पूजा करवाने के लिए आएंगे, वह तैयार होकर नीचे आ जाए। दरअसल यह बात मौसी ने इतनी ज़ोर से कही थी कि अपने कमरे में भाभी ने उसे ज़रूर सुन लिया होगा। इतनी सुबह उनके कमरे में जाने की मेरी इच्छा भी नहीं थी, पर मौसी नीचे पहरे पर खड़ी थी, इसलिए यह काम टाला नहीं जा सका।
2 बार हल्की दस्तक देने के बाद कमिन का संदेशा पाकर मैंने दरवाज़ा खोला और स्तब्ध रह गई। भाभी अपनी छोटी सी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही थी, वह भी ऑमलेट का। भाभी अंडे लेती हैं, हम लोग जानते थे। उनके छोटे से फ्रिज में 2-4 अंडे हमेशा रखे रहते थे। अपने कमरे में अक्सर ही वे मनपसंद नाश्ता बनाकर लेती रही हैं। पर आज भाभी, आप शायद भूल गई कि आज हरितालिका है। मैंने किसी तरह इतना कहा। नहीं नमिता जी, भूली तो नहीं हूँ। कुछ भी भूलने की सुविधा आपके यहाँ कहाँ है? मैं प्रश्नार्थक दृष्टि से उनकी प्लेट को देखती रही। नाश्ते की सोच रही हो ना? वह तो एक एंटीडोज के रूप में ले रही हूँ। इस जन्म में जो सौभाग्य मिला है उसे जन्म जन्मांतर तक वहन करने की सामर्थ्य नहीं है मुझ में। स्तब्ध रह गई मैं। मन हुआ बेडरूम में झांक कर देख लूं, हरी भैया सुन तो नहीं रहे। भाभी ने किसी अंतर्यामी की तरह मेरे मन की बात पढ़ ली। हंसकर बोली, ननंद रानी, क्यों अपने मन को क्लेश दे रही हो? तुम्हारे भैया अस्सल सूर्यवंशी हैं। सूर्य जब तक सिर पर नहीं चढ़ाता वे नहीं उठते। रात भर सड़कें नापने के बाद अभी अभी तो सोए हैं बेचारे। मुझसे यह निर्दय परिहास अधिक नहीं सुना गया। अपनी मुद्रा को यथाशक्ति कठोर बनाकर कहा, मैं तो मौसी का संदेश देने आई थी। 11 बजे पंडित जी आएंगे, आप तैयार होकर नीचे पहुंच जाएं। आ जाएंगे भाई, पूजा की फॉर्मेलिटी भी हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नमिता, इस घर में बालू रेत के महादेव की इतनी प्रतिष्ठा क्यों है? हमारी पूजनीय अम्मा जी का अपने जीते जागते महादेव के साथ जैसा। अधिक सुनना मेरी सामर्थ्य के बाहर था। बाहर आकर मैंने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया ताकि आगे की बात मेरे कानों तक न पहुँचे। कमरे में आकर मैं सुन्न होकर बैठी रही। अभी शादी को 2 साल भी नहीं हुए, भाभी में इतनी कड़वाहट आ गई है। शादी होकर आई थी तब वे ऐसी नहीं थी। अपनी लजीली मुस्कान से तब घर भर को एक उजास से भर देती थी वे। हरी भैया भी तब कितने खिले खिले से रहते थे। लेकिन हथेली की मेहंदी भी न उतर पाई थी कि यह रंग उतरने लगा था। ये मुस्कानें बुझने लगी थीं और इसके लिए सिर्फ मौसी ही उत्तरदायी हैं। एक दूसरे में खोया हुआ यह सारस का जोड़ा उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाता था। दिन भर दरवाज़ों को देखकर वे क्रोध में भुनभुनाती रहती। कभी कभी ऐसी बातें भी कह बैठती कि पास बैठी मैं शर्म से गड़ जाती। एक दिन अकेले में मौसा जी ने मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ाकर कहा था, बिटिया, हरी से कहो कहीं घूम घाम आए। घर में तो फिर सारी जिंदगी रहना ही है। लेकिन यह है क्या? थोड़े से रुपए हैं बेटा, उन्होंने अत्यंत संकुचित होकर कहा था। मैं फिर ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकी थी। अपनी छोटी सी नौकरी में बड़े यत्न से जोड़ी हुई यह पूंजी उन्होंने बेटे की खुशी के नाम कर दी थी। लेकिन खुशी मिली कहाँ? हिम्मत करके हरी भैया ने गोवा घूमने का इरादा किया तो घर में जैसे तूफान आ गया। एक तो उन्होंने अपने मन से ऐसा इरादा किया, मौसी को नाराज़ होने के लिए यही बहुत था। फिर मौसा जी के अनुदान ने तो आग में घी का काम किया था। बाप बेटे दोनों ही एक साथ कटघरे में खड़े हो गए थे। गोवा तो खैर वे लोग गए ही, क्योंकि पहली बार मौसी को पति के दृढ़ निश्चय से टक्कर लेनी पड़ी थी और वे हार गई थीं। लेकिन घूमने का आनंद निर्मल नहीं रह सका। लौटने पर भी प्रेमी युगल का जैसा स्वागत हुआ, उससे बिखरे हुए हृदयों को पास आने का संबल नहीं जुट सका था। शायद मौसी को सबसे ज़्यादा ईर्ष्या उस प्रेम के आवेग से थी जो उनके दाम्पत्य जीवन को कभी सराबोर नहीं कर सका। संभवतः इसीलिए उनका रुख बेटे बहू को लेकर इतना विकृत हो गया था। लेकिन हमेशा निर्लिप्त रहने वाले मौसा जी इस विवाह के बाद घर में रस लेने लगे थे। मौसी का कोई वाक्शर सीधा बहू पर ना पड़े, इसके लिए वे बड़े सजग रहते थे। बरसों बाद उनके स्वाभिमानी और निरीह व्यक्तित्व का मूल्यांकन हुआ था, बहू ने किया था। उनके कपड़े, उनका पूजा घर, उनकी पुस्तकें, उनका कमरा बहू के सुघड़ हाथों के स्पर्श से दमकने लगे थे। जैसा अकृत्रिम स्नेह वे देते थे, वैसा ही प्रगाढ़ आदर उन्हें मिलता था।
मुझे यह सब देखकर बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन इसके आगे भाभी का अधिकार नहीं था। शुरू शुरू में उन्होंने बगीचे का कायाकल्प करना चाहा था, रसोई नए सिरे से जमानी चाहिए थी, ड्राइंग रूम की सजावट बदलने का प्रयास किया था, पर कहीं भी कुछ भी करने की अनुमति नहीं मिली। उनके साथ आया बहुमूल्य फर्नीचर भी उनके कमरे में कैद होकर रह गया था। यह आकाशवाणी है। दूर कहीं से प्रसारक की जुकाम में भीगी आवाज़ आई तो मैं चौंकी। बाप रे, 8 बज गए। ऊट पटांग बातों को सोचती रह गई मैं, और यहाँ कॉलेज का समय हो चला था। दनादन सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई, रसोई में झांका। पूजा पाठ से निवृत्त होकर मौसा जी पहली चाय ले रहे थे। मिसरानी काकी आज सुबह से ही मौसी की हाजिरी में थी। चाय उन्होंने खुद ही बनाई थी शायद। प्लीज़ मौसा जी, 50-50 आपको मैं दोबारा बना दूंगी। आज तो बिटिया उपवास होगा ना? उन्होंने मेरे मग में चाय उड़ेलते हुए पूछा। सब छोड़ छाड़ दिया। दरअसल अब इन चीज़ों में बचपन की सी आस्था नहीं रही। मैंने दोबारा चाय का पानी चढ़ाते हुए कहा। मौसा जी के सामने यह सब कहते हुए झिझक भी न हुई। उनसे छिपा ही क्या था। उड़ते उड़ते खबर मिली है कि परसों तुम्हारी सगाई है। भाई मुबारक हो। अब मुझे थैंक यू भी बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? वैसे मौसा जी, सबसे खुशी की बात तो यह है कि भैया इतने दिनों बाद घर आएंगे। हाँ बिटिया, मनीष को देखे अरसा हो गया। तू तो कभी कभार जाती भी रही है उसके पास, पर बहन जी तो तरस गई होंगी। क्या कहने हैं बहन जी के, इतना ही प्यार होता तो क्या बात थी। मैंने कड़वाहट में भरकर कहा और विषय वहीं समाप्त कर दिया। आज सुबह सुबह यह अच्छी खबर मिली थी और मैं खुश रहकर उसे सेलिब्रेट करना चाहती थी, पर कहते हैं ना, मेरे मन कछु और है। पूजा सामग्री और दक्षिणा पोटली में बांधकर पंडित जी ने दरवाजे के बाहर पैर दिया ही होगा कि मौसी बरस पड़ी। तीज त्योहार पर तो ढंग से पहन ओढ़ लिया करो। जिनके पास नहीं होता वे नकली गहने गुरियों से घर भर लेते हैं। इनके पास हैं तो ये दलितर दिखाने में ही धन्य होती हैं। चौकी के आसपास रंगोली बनाती हुई भाभी का हाथ क्षण भर को कांप गया। चेहरे की रेखाएं कठोर हो आईं, पर दूसरे ही क्षण उनकी उंगलियां पूर्ववत चलने लगीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनका यह पथरीला मौन ही मौसी को सहमा देता है। सामने बोलने वालों को तो वे चुटकियों में उड़ा देती हैं। मैंने उस अप्रिय प्रसंग को समाप्त करते हुए कहा, माँ, भैया के लिए अपना कमरा खाली कर दूँ? मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। अरे वह कौन सा महीना भर रहने आ रहा है, कहीं भी पड़ा रहेगा। लेकिन दिल्ली वालों को कहाँ टिकाएंगे? पता नहीं कितने लोग हैं। हॉल में इंतजाम कर लें या किसी होटल में ठहरा लें। क्यों छोटी, मुझसे क्या पूछती हो जीजी? घर का मालिक जाने और उसका काम जाने। अपन हुक्म के गुलाम हैं, मौसी ने रुखाई से कहा। वाह री, घर के मालिक तो गऊ से सीधे हैं, वे कब हुक्म चलाते हैं। सारा तो तुम पर सौंप रखा है। बेचारे अपने ठाकुर जी को लेकर मगन रहते हैं, कभी किसी काम में दखल नहीं देते। तुम घर का मालिक किसे समझ रही हो? मीतू के मौसा को? वाह जीजी, तुम्हारा भी जवाब नहीं। और मौसी विद्रूप भरी हंसी हंस उठी। तो क्या हरी के लिए कह रही है? उसकी तो 8-8 दिन मुझे सूरत नहीं दिखाई देती, पता नहीं कहाँ रहता है। अच्छा, लौटे तो उससे कह देना जल्दी से कुछ व्यवस्था कर ले, अब समय ज़्यादा नहीं है। माँ का उत्साह देखकर मुझे खुशी हो रही थी। हरी कुछ नहीं करेगा जीजी। क्यों? मौसी के कंठ स्वर से आशंकित होकर माँ ने पूछा। क्योंकि वह घर का मालिक नहीं है। घर का मालिक मनीष है। उसे आने दो, जैसा कहेगा कर देंगे। मौसी ने जैसे 2 टूक बात कह दी। तू हमेशा उल्टी बात करेगी छोटी। इसमें उल्टा क्या है जीजी? अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता तो क्या यूं परभारे शादी तय करता? मैं तो खैर कोई नहीं हूं, पर तुमसे तो पूछ सकता था। बताओ भला, तुम्हें एक बार लड़का तो दिखा सकता था। ओह, अब समझी। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तेहिते परेव मनोरथ छूछे वाली बात थी। माँ का तो बहाना भर था, ठेस तो मौसी के अभिमान पर लगी थी।
उनके सहज अधिकार की भैया ने सीधे उपेक्षा कर दी थी। इस अपराध को थोड़ा सौम्य बनाने की गरज से मैंने कहा, पूछताछ की गुंजाइश थी ही कहाँ? तुम्हारी काली कलूटी लड़की को किसी ने पसंद कर लिया, यही गनीमत थी। तुम लोग ठीक से देख परख सको, इसीलिए तो यहाँ आ रहे हैं। नहीं तो यह प्रोग्राम भी रायपुर में नहीं हो सकता था क्या? पहले से कुछ पत्र तो देना चाहिए। एकदम तार ठोक दिया। मौसी अब कुछ कुछ नरम पड़ती जा रही थी। उन्हें विश्वास है तुम्हारी कार्यकुशलता पर, इसीलिए तो निश्चिंत हैं। मैंने मस्का मारा। उन्हें विश्वास है कि सारी व्यवस्था ठीक ठाक मिलेगी। व्यवस्था कौन बड़ी बात है? सगाई का क्या, मैं तो 4 दिन में शादी खड़ी कर सकती हूँ। पर तेरे भैया से डर लगता है। पूरा सनकी है, सनकी, और जिद्दी एक नंबर का। पाठक लोग पहली बार आए थे तब कैसा तमाशा किया था, याद है ना? मैं सहम गई। मौसी क्या सहज भाव से यह सब कह गई थी। मैंने कनखियों से भाभी की ओर देखा। उनका गुलाबी चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। होंठ इतनी सख्ती से भींचे थे कि लगता था अब खून ही आ जाएगा। स्मृति का वह अध्याय निश्चय ही किसी भी लड़की के लिए अपमानजनक था। वे कुछ देर बुत बनी बैठी रहीं और फिर एक झटके के साथ उठकर ऊपर को चल दीं। उनसे दृष्टि हटाकर मैंने माँ को देखा। वे एकटक भाभी को देख रही थीं। उनकी आंखों में क्या था? और मैं समझ गई कि मौसी ने यह सब सहज भाव से नहीं कहा था। भाभी के स्वाभिमान को डंक मारने का चाहे उनका उद्देश्य न रहा हो, पर भैया के प्रति माँ के मन में जहर घोलना उनका मंतव्य था। यह काम योजनाबद्ध तरीके से वे बरसों से करती आ रही हैं। दर्जन भर लड़कियों में से सुलक्षणा को चुनने के पीछे भी शायद यही हेतु था। दिन भर वह माँ के सामने इसी घर में रहेगी और माँ कभी ना भूल पाएंगी कि मनीष ने उनके साथ क्या किया है। दूसरे दिन सुबह सुबह मौसी ने कहा, मीता, भाभी से कहो कि जल्दी आरती कर ले तो पूजा सिरा दें। बिना उसके गणेश जी कैसे विराजेंगे? मैंने तुनक कर कहा, बार बार मुझे उनके कमरे में मत भेजा करो मौसी, अच्छा नहीं लगता। दरअसल मुझे उस कमरे में जाते डर लग रहा था। रात घनघोर बारिश होती रही थी। मैं पढ़ने का बहाना करके नीचे जागरण में भी शामिल नहीं हुई थी। अपने कमरे की सांकल लगाकर चुपचाप पड़ी रही थी, पर बंद किवाड़ों को भेद कर भी बगल वाले कमरे की आवाज़ें अनचाहे सुनाई पड़ रही थीं। निश्चय ही वह प्रेमालाप नहीं था। भाभी को पहली बार मैंने इतनी ऊंची आवाज़ में बोलते हुए सुना था। बार बार एक प्रश्न हवा में तैरता आ रहा था, आखिर मुझे भी बताइए, इस घर में हमारी स्थिति है क्या? क्या उत्तर दिया था हरी भैया ने सुन नहीं पाई मैं। जब रात ऐसी महाभारत वाली थी तो सुबह का आलम पता नहीं कैसा होगा। इसी से ऊपर जाना टाल गई मैं। रत जगह के लिए मिसरानी काकी यहीं रुक गई थीं। वे ही इस समय काम आईं। बड़े उत्साह से ऊपर गईं और कुछ देर में लौट आईं। लाड़ी उजीन जा रही दिखे, कहे कि म्यारा दाजी बीमार है। हरी, मौसी की धारदार आवाज़ घर में गूंजी। क्या है? सीढ़ियों के सिरे पर खड़े होकर हरी भैया ने पूछा। पता नहीं कितने दिनों बाद उन्हें देखा था। एक ही छत के नीचे रहते हुए हम लोग एक दूसरे से हफ्तों नहीं मिल पाते थे। वे सोकर उठते तब मैं कॉलेज जा चुकी होती। वे रात को लौटते तब तक सारा घर सो चुका होता। जब जब उन्हें देख पाती हर बार लगता वे पहले से अधिक संवला गए हैं, दुबला गए हैं। तब प्राणों में कैसी तो मरोड़ उठती। बहू कहीं जा रही है? मौसी का प्रश्न मेरी विचारधारा को तोड़ गया। मैं क्या जानूं, पूछ लो उसी से, हरी भैया ने सपाट स्वर में कहा। उसी से क्यों पूछूंगी, मैं तो तुझी से पूछूंगी। यह आग का गोला मेरे पल्ले बांधने से पहले पूछा था, अब क्यों पूछती हो? और मुंह फेर कर वे वापस अपने कमरे में चले गए। उनके आरोप से जड़ बनी मौसी वहीं खड़ी रह गईं। मैं भाभी साहब के लिए रिक्शा लेने जा रहा हूँ, मांगी लाल ने कहा और छाता लेकर सबके सामने निकल गया। मौसी फटी फटी आंखों से देखती भर रह गईं। घबरा कर मैं पूजा घर की ओर दौड़ी। मनोयोग से चंदन घिसते हुए मौसा जी मानस पूजा का पाठ कर रहे थे। मौसा जी, जरा बाहर आइए जल्दी से। भाभी पता नहीं क्यों एकदम उज्जैन चली जा रही हैं।
आप कहेंगे तो रुक जाएंगी, आपका बहुत आदर करती हैं, आपकी बात नहीं टालेंगी। किंतु वे वैसे ही बैठे रहे। चलिए ना, मैंने व्यग्रता से कहा। यह तुमसे किसने कह दिया कि वह मेरा आदर करती है? उस जैसी मनस्वी का आदर पाने योग्य मैं कहाँ हूँ? वह सिर्फ मुझ पर दया करती है। उस समय यह सारी चर्चा निरर्थक मालूम हो रही थी। हरी कहाँ है? अपने कमरे में। रोकना अगर चाहे तो वही उसे रोक सकता है, चाहे प्यार से चाहे अधिकार से। मेरे कहने का कोई मतलब नहीं निकलता। रिक्शा रुकने की आवाज़ आई और मैंने हताश होकर ऊपर देखा। बाहों में रेनकोट और हाथ में सूटकेस लेकर भाभी उतर रही थी, लेकिन दरवाजे के भीतर जिसने प्रवेश किया वह मांगी लाल नहीं था, वे भैया थे। आते ही चिल्लाए, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। माँ, भैया आए हैं। मैंने खुशी से किलक कर कहा और उनके कंधे से झूल गई। माँ और मौसी दौड़ी आईं और हम तीनों चारों प्यार के सैलाब में बहसे गए। सीढ़ियों पर बुत बनी खड़ी भाभी की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। भाभी जी, रिक्शा आ गया है, मांगी लाल ने एकदम आकर कहा। तब हमें होश आया। किसके लिए रिक्शा आया है? सुलक्षणा के लिए। क्यों? कहाँ जा रही है? भैया ने जैसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उज्जैन जा रही है। क्यों, कोई खास बात? नहीं, ऐसे ही। पिताजी से मिलने जा रही हैं, मैंने यत्नपूर्वक कहा। तब तो वह रुक सकती है, यह फंक्शन हो जाए, फिर मैं खुद जाकर उसे छोड़ आऊँगा। मांगी लाल, यह रुपया दे और रिक्शा लौटा दे। दूसरे ही क्षण भाभी के कमरे का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ कि मैं कांप उठी। सोचा भैया से कह दूं, उन्हें जाने दो, जबरदस्ती किसी को रोकने में क्या तुक है। लेकिन आते ही सारी रामायण सुनाकर उन्हें परेशान करने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन इतना सब्र शायद औरों से नहीं हो सका था। शाम को भैया ने कहा, चल मीतू, थोड़ा घूम आए। बरसात में इंदौर घूमने लायक कतई नहीं रह जाता, पर भैया साथ थे इसलिए सब कुछ सुहावना लग रहा था। ओवरब्रिज पार कर हम लोग आइडियल में जाकर बैठ गए और स्थानों की अपेक्षा यहीं थोड़ा एकांत था। भैया शायद इसके लिए तरस गए थे। ऑर्डर दे चुकने के साथ ही बोले, अब थोड़ा चैन आया। घर में तो ज़रा भी प्राइवेसी नहीं है, कहने को इतनी बड़ी कोठी है। फिर थोड़ा रुक कर बोले, मीता, हरी को क्या हो गया है? क्यों? नहीं, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, खासकर उसकी पत्नी। मौसी बता रही थी कि उसका व्यवहार एकदम, वह बिल्कुल ठीक हैं, बस भ्रांति की शिकार हुई हैं और यही सारे असंतोष की जड़ है। जो सब्ज बाग उन्हें दिखाए गए थे सब के सब नकली थे। फैक्ट्री का क्या हुआ? अभी चल रही है जैसे तैसे, पर हरी भैया वहाँ हफ्तों तक झांकते भी नहीं। दिन भर पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, रात गए घर लौटते हैं। अजीब अजीब से दोस्त पाल रखे हैं। बेचारा, दरअसल वह लड़का बिजनेस के लायक था ही नहीं, वैसी सामर्थ्य उसके पास नहीं है। इससे तो कहीं नौकरी में लग जाता तो ठीक रहता। भैया के स्वर में सहानुभूति का पुट था। उनकी अम्मा की महत्वाकांक्षाओं का भी तो पार नहीं है, मैंने कड़वाहट से कहा। यही तो रोना है, बीबी से भी तो उसका स्वभाव मेल नहीं खाता। उसे तो कोई घरेलू लड़की ही सूट करती, लेकिन वह काफ़ी महत्वाकांक्षी है। पता है, उसने हरी से कहा है कि अब वह दूसरों की छत के नीचे नहीं रहेगी। कल का सारा इतिहास मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैंने हौले से पूछा, आपने कैसे जाना? मौसी ने ही बताया है। और मीता, एक बात मेरे मन में आई है। क्या? तुम्हें अगर कोई आपत्ति ना हो तो यह मकान मैं हरी के नाम करना चाहता हूँ, अर्थात तुम्हारी शादी के बाद। दर्द का एक बड़ा सा घूंट मेरे गले में अटक गया। बरबस अपने आंसू रोकते हुए मैंने पूछा, और माँ? माँ मेरे पास रहेंगी। किसी न किसी दिन तो उन्हें यह फैसला करना ही था। जितनी जल्दी कर लें उतना अच्छा है। उनसे पूछ लिया है? हाँ, एक तरह से यह प्रस्ताव उनकी ओर से आया है। पता नहीं माँ यह किस जन्म का कर्ज उतारती जा रही हैं, मैंने तड़प कर कहा। आपको इस तरह बेघर करने का उन्हें क्या हक है? जिस दिन पापा की मृत्यु हुई थी मीता,
बेघर तो मैं उसी दिन हो गया था। यह घर कभी मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं हुआ। इसके साथ जुड़ी हुई सारी स्मृतियां उदास कर जाती हैं, सिवा तेरे। और उन्होंने मेरे माथे को प्यार से थपकिया दिया। और यह मत भूलो मीतू कि यदि मौसी जीवन की बाजी जीत गई होती तो यह घर आज उन्हीं का होता। मैं और माँ आश्रय के लिए शायद उन्हीं का मुँह जोते। भैया आप भी यह सब जानते हैं? मैंने अस्फुट स्वर में कहा। हाँ मीता, और दुख की बात तो यह है कि यह सब मैं अपने आप जान गया। कितनी छोटी आयु में मैंने घर के वातावरण से इस कहानी के बीज चुन लिए थे। माँ ने पापा को कभी क्षमा नहीं किया था। उनकी इस इकलौती भूल का वे किसी अमोघ अस्त्र की तरह समय समय पर प्रयोग करती रहीं। पापा बेचारे तब कितने असहाय नजर आते थे। सच कह रहे हैं? हाँ, सच ही तो कह रहा हूँ। और वह एक दिन तो आज भी ज्यों का त्यों मेरे मन में अंकित है। उस दिन ड्राइवर नहीं आया था। पापा सिर दर्द के कारण ऑफिस से जल्दी लौट आए थे। माँ चाहती थी कि वे सुनीता को स्कूल से लिवा लाएं। पापा कह रहे थे स्कूल में फ़ोन कर दो, किसी के साथ चली आएगी। पर इसी जरा सी बात को माँ ने इतना तूल दे दिया, क्या क्या तो कह डाला। पिछले सारे आरोपों को फिर से दोहरा गईं वे। कह डाला कि बच्चों के प्रति उनमें जरा भी ममता नहीं है। मजबूर होकर पापा ने गैरेज से गाड़ी निकाली थी और वे सुनीता को लिवाने चले गए थे। और स्कूल से लौटा था उनका और सुनीता का छिन्न विछिन्न शरीर। सिहर कर मैंने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया। स्मृति की क्षीण रेखाएं कल्पना के सहारे कैसे कैसे चित्र बनाने लगी थीं। रो मत मीता, अब यह बिसरा हुआ अतीत है, भैया ने खुरदुरे स्वर में कहा। मैंने भीतर ही भीतर अपने आंसू सोख लिए। एक गहरा मौन हम दोनों के बीच फैल गया। माँ शायद अपने को अब तक क्षमा नहीं कर सकी हैं, बेचारी। कुछ देर बाद कॉफ़ी सिप करते हुए मैं कह रही थी, हाँ, और यह पछतावा उनके साथ जीवन भर रहेगा। अन्याय तो माँ के साथ भी कम नहीं हुआ था, पर परिस्थितियाँ सारा दोष उन्हीं के सिर मढ़ गई हैं। मैंने माँ के प्रति आर्द्र होते हुए कहा। अन्याय तो हुआ था, पर उन्होंने जिस तरह पापा को सताया वह भी कम भयानक नहीं था। अगर क्षमा नहीं कर सकती थी तो उन्हें रास्ते से हट जाना चाहिए था। कम से कम वे दो प्राणी तो सुख से जी लेते। मैं तो हैरान हूँ, मौसी भी अपने मन की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकी। इस अनमेल विवाह से तो एकाकी जीवन कहीं अधिक अच्छा होता। कम से कम उस जीवन में शांति तो होती, सुकून तो होता। अकेले रह लेना क्या इतना सरल है भैया? हम लोगों को इतनी आज़ादी कौन देता है? विवाह भी कई बार एक विवशता बन जाता है। कहते कहते मेरा कंठ इतना भीग उठा कि भैया मुझे देखते रह गए। उनकी पारदर्शी आंखें मेरे भीतर तक उतर आईं। एकाएक मेरे दोनों कंधे पकड़कर बोले, सच कहना मीता, क्या तुम हरि को लेकर भावुक हो रही हो? क्या उत्तर था मेरे पास? तुमने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं पगली। वहाँ मैं अपनी घर गृहस्थी में खोया रहा और यहाँ तुम अपने आप में इस तरह घुलती रहीं। क्या कभी क्षमा कर पाऊँगा मैं अपने आप को? जो भी हो भैया, हम लोग यह विषय समाप्त नहीं कर सकते, प्लीज़। और यह कहते हुए मेरा स्वर काँप काँप गया। विषय तो सचमुच समाप्त कर ही देना है। बीते हुए को साथ घसीटने से सिर्फ दुख ही हाथ आता है और उसकी आँच तुम्हारे हमराही को भी लग सकती है। यह अन्याय तुम कभी मत करना, क्योंकि इसकी विभीषिका तुम रोज़ देख रही हो। मेरे लिए इतना करोगी ना मीता? भैया मेरे सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहे थे। जीवन में पहली बार लगा कि मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरे सिर पर भी पिता का छत्र है। सगाई का मुहूर्त तो शाम का निकला था, पर पंचमी के दिन सुबह से ही घर में चहल पहल हो गई थी। नौकरों को दम मारने की फुर्सत नहीं थी। कभी मौसी, कभी भैया की पुकार पर इधर उधर दौड़ रहे थे। भैया की दौड़ धूप का तो अंत ही नहीं था। निमंत्रणों से लेकर बिछायत की व्यवस्था तक सब उनके जिम्मे था। मौसी भी कम व्यस्त नहीं थी। भैया ने बड़ी चतुराई से सर्वाधिकार उन्हें सौंपकर खुश कर दिया था। आश्चर्य तो यह था कि माँ भी छुटपुट कामों में हाथ बटा रही थी।
करने को इतना सारा काम था, पर संकोच के मारे मुझसे कुछ करते नहीं बन रहा था और सब ओर से आंख मूंद कर कमरे में बैठना भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए मैटी का टेबल क्लॉथ लेकर वहीं बरामदे में बैठ गई थी। भैया हॉल में बिछायत लगवा रहे थे। मिसरानी काकी के बच्चे गुब्बारे फुलाने का काम बड़े शौक से कर रहे थे। मनीष, एकाएक मौसी ने दरवाजे में खड़े होकर कहा, यह तूने क्या किया? क्यों, क्या हुआ? यह कालीन इस कोने में क्यों लगा दिया? लड़की का मुंह दक्षिण में हो जाएगा ना। अब यह उत्तर दक्षिण मुझे नहीं आता मौसी। तुम लोगों से कहता हूँ कि 5 मिनट यहाँ खड़ी रहो तो पता नहीं अंदर क्या करने लग जाती हो। अब यह काम होने तक यहाँ से जाना नहीं। अंदर कितना काम पड़ा है भैया। टेंट हाउस से क्रॉकरी आकर पड़ी है, उसे पोंछना है, मिठाइयों की पेटियाँ खोलनी है, थाल जमाना है, पंडित जी का सामान तैयार करना है। घर में बहू के होते हुए तुम इन छोटे छोटे कामों में सिर क्यों खपाती हो? क्या कहने हैं? एक बार नीचे उतरकर झांका भी है उसने। अच्छा मीतू, भाभी को बुलाकर तो ला। भैया ने कहा तो इतना गुस्सा आया मुझे। मैं सुबह से यहाँ फालतू बैठी हूँ, मुझसे कोई काम करवाइए ना आप लोग। मैं नहीं जाऊँगी बुलाने किसी को, मैंने तुनक कर कहा। ठीक है तो मैं जाता हूँ। और सचमुच वे दनादन सीढ़ियाँ चढ़कर चले गए। बड़ी मुश्किल से उनके साथ साथ पहुँच पाई मैं। भाभी, मैंने जल्दी से उनके कमरे में जाकर कहा, आपको नीचे बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? उन्होंने उपन्यास से सिर उठाकर बेफिक्री से पूछा। मैं बुला रहा हूँ। दरवाजे से भैया का दबंग स्वर आया तो हम दोनों क्षण भर को सकपका गईं। शाम को मीतू की सगाई का कार्यक्रम है, 3 बजे तैयार होकर तुम नीचे आ जाना। और अभी अगर मौसी चाहें तो उनका भी हाथ बटा लो। इतना कहकर भैया नीचे जाने के लिए उतर चुके थे कि भाभी तेजी से बाहर आईं और बोली, यह मालिक मकान का आदेश है? हाँ, आदेश ही समझ लो। मालिक न सही, घर का बड़ा लड़का तो मैं हूँ। बड़ी सहजता से भैया ने कहा और नीचे उतर आए। बाद का नाटक देखने की मेरी इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने कमरे में अपने को बंद कर लिया। नियोजित वर महोदय की तस्वीर को सामने रखकर देखती रही, उसे मन में उतारने का प्रयास करती रही। पता नहीं कब भैया इस कमरे में रख गए थे। 2:30 बजे से ही माँ मौसी मुझे तैयार करने का संकल्प ले बैठी। कभी जूड़ा, कभी चोटी, कभी ढीली, कभी कसी। किसी तरह संतोष नहीं हो रहा था। माँ ने तो अपने 3-4 सेट निकाल कर रख दिए थे। दोनों ने अपनी कीमती चटक साड़ियों का मेरे सामने अंबार लगा दिया था। दोनों बहनें चंपई बरन की थीं। ये साड़ियाँ उन पर सचमुच फबती थीं, पर मेरा नाम तो कॉलेज में ब्लैक रोज ऑफ अफ्रीका पड़ा हुआ था। यह उन्हें कैसे समझाती? उन साड़ियों की ओर तो झांकते भी डर लगता था। माँ का तो सारा वार्डरोब ही पुराने फैशन का था। बरसों बंद रहने के कारण उन कपड़ों में अजीब सी गंध भर गई थी। भैया किसी काम से अंदर आए तो मैंने याचना की दृष्टि से उनकी ओर देखा। वे मेरी परेशानी समझ गए और खुद उस ढेर को उलट पलट करने लगे। तभी सुगंध का एक झोंका सा भीतर आया और उसके साथ यह प्रश्न भी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हम सभी की आंखें एक साथ दरवाजे की ओर उठ गईं। वहां जैसे महालक्ष्मी की अलंकृत प्रतिमा ही उतर आई थी। नाजुक जरी वर्क की साड़ी में भाभी को पहली बार देखा था। पिछली दिवाली पर उनके पीहर से आई थी, पर एक बार भी उन्होंने नहीं पहनी थी। एक अजीब सा विराग उन पर आ गया था। पहनने ओढ़ने का कोई शौक ही नहीं रहा था। महीनों उनके चेहरे पर मेकअप की हल्की सी परत भी दिखाई नहीं देती थी, पर आज जैसे उन्होंने सारी कसर निकाल ली थी। गर्वोन्नत मुद्रा में द्वार पर खड़ी वे पल भर को सबको अभिभूत कर गई थी। उनके इस आयोजन को सार्थक करते हुए सबसे पहले भैया ने ही सहज स्वर में कहा, वाह, इसे कहते हैं तैयार होना। सुलक्षणा, अब जरा मीतू को संभालो तो। ये दोनों बहनें तो उसका कार्टून बनाने पर तुली हुई हैं। इतना कहकर जब वे बाहर चले गए तो लगा मैं एकदम अजनबी हाथों में सौंप दी गई हूँ।
4 दिन पता नहीं कैसे फुर्र से उड़ गए और भैया के जाने का दिन आ पहुंचा। मैं भारी मन से उनके आसपास ही मंडरा रही थी। सोच रही थी उनके साथ का एक भी क्षण व्यर्थ न जाने दूंगी। आपने बुलाया था? दरवाजे के बाहर खड़ी होकर भाभी ने कुछ इस अंदाज में पूछा जैसे उन्हें बुलाकर कोई अपराध किया गया है। आओ सुलक्षणा, बैठो, कुछ ज़रूरी बातें करनी थी तुमसे। भाभी भीतर तो आ गईं पर बैठी नहीं, दीवार के सहारे खड़ी ही रहीं, मानो कह रही हो जो कुछ कहना है जल्दी से कह सुन लीजिए। मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाह रहा हूँ। दहेज का सारा सामान तुम लोगों को ही खरीदना है। मैं तो बिल्कुल समय पर ही आ पाऊँगा। माँ और मौसी के भरोसे यह काम नहीं छोड़ सकता। ऊट पटांग सामान खरीद कर घर भर देंगी। ये अभी कुछ रुपए रख लो, जाते ही और भेज दूंगा। भैया ने उनकी ओर लिफाफा बढ़ाया भी, पर वे उसे अनदेखा कर काठ की तरह खड़ी ही रह गईं। सुलक्षणा, क्या सोच रही हो? आप यह काम उन्हें नहीं सौंप सकते थे? भाभी ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए पूछा। या आप भी उन्हें किसी लायक नहीं समझते? उनके स्वर की तल्खी परेशान कर देने वाली थी, पर भैया ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, चाहता तो यही था, पर तुम्हारे उनका पता ठिकाना कहाँ से पाऊंगा? मुझे तो शक है तुम्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। भाभी के पास कोई उत्तर नहीं था। आया था उस दिन सिर्फ एक झलक उसकी देखी थी और देखकर खुशी नहीं हुई थी। चाहता था पास बिठाकर कुछ बात करूंगा, लेकिन उसके पास शायद फालतू बातों के लिए समय नहीं है, ठीक है ना? और फिर एकाएक गंभीर स्वर में बोले भैया, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ सुलक्षणा। भाभी की बड़ी बड़ी आंखें प्रश्न बनकर फैल गईं। अपनी गृहस्थी का यह कैसा मजाक बना डाला है तुमने? हरी किस रास्ते से जा रहा है कुछ पता भी है तुम्हें, या तुमने कभी सोचने की आवश्यकता ही नहीं समझी? उत्तर में भाभी के होंठ सख्ती से भिज गए। मुझे वहां बैठना अजीब सा लगने लगा। उठकर चला जाना शायद और भी अशोभन लगता। मैं बेमतलब भैया के सूटकेस को उलट पलट करती रही। विवाह कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। तुम्हारी बेरुखी देखकर मुझे हैरत होती है। भैया ने फिर कहा, विवाह से पहले तुमने इन दायित्वों के बारे में सोचा तो होगा? और भाभी जैसे एकदम फट पड़ी। सोचा क्यों नहीं था, लेकिन विवाह किया था मैंने एक पुरुष के साथ। तब यह नहीं सोचा था कि जिसका वरण कर रही हूँ वह मात्र रबड़ का बबुआ है, जिसके पास न अपनी कोई संवेदनाएं हैं, न आस्थाएं, न आकांक्षाएं। वह न ढंग से प्रेम कर सकता है, न घृणा। इस तरह शून्य में कितने दिन जिया जा सकता है, बताएंगे? उनके प्रबल भावावेग के सामने हम लोग एकदम स्तब्ध रह गए थे। कुछ समय बाद भैया ने स्नेह सिक्त स्वर में कहा, मनुष्य का स्वभाव अपने आप नहीं बन जाता सुलक्षणा, उसका भी एक इतिहास होता है। हरि का बचपन बहुत सुखद परिस्थितियों में नहीं बीता है। हो सकता है कुछ ग्रंथियां उसके मन में हों, लेकिन यह कोई इतना बड़ा कारण नहीं है कि तुम्हें घर छोड़कर जाना पड़े, बल्कि उसे तो तुम्हारी सहानुभूति की ज़रूरत है। पूजनीय भाई साहब, मैं कोई फिल्मी हीरोइन नहीं हूँ जो हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती। भाभी का व्यंग भरा स्वर तिलमिला देने वाला था। मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि उनकी आत्मा में कोई चिंगारी शेष है या नहीं। वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक सकते थे। अगर क्रोध में आकर मेरा रास्ता रोक लेते तब भी मुझे खुशी होती, लेकिन उनकी मानसिक जड़ता इस हद तक पहुंच चुकी है कि वे टुकुर टुकुर देखते रह गए। और आप चाहते हैं कि मुझे उनसे सहानुभूति होनी चाहिए। खैर, आपके उपदेशामृत के लिए आभारी हूँ। आशा है दूसरों को अपनी जिंदगी जीने की सुविधा भी कभी कभी देते रहेंगे। भाभी निमिष भर में कमरे से अलोप हो गईं, पर उनके दर्प भरे अस्तित्व का बड़ी देर तक भान होता रहा और एकाएक मुझे भान हुआ कि वे भैया का कितना बड़ा अपमान कर गई हैं। रोष में भरकर मैंने कहा, आपको क्या जरूरत थी उस पचड़े में पड़ने की? उन्होंने कभी किसी की बात मानी भी है आज तक? हरी भैया उन्हें आग का गोला कहते हैं। आग का गोला? सचमुच यह तो भभकता हुआ ज्वालामुखी ही है। पता है उसे मैंने क्यों बुलाया था?
मैं घर के बारे में भूमिका बांधना चाहता था, पर हिम्मत ही नहीं हुई। उसका इतना बड़ा अपमान करने का साहस नहीं बन पड़ा मेरा। भैया गंभीर होकर बोले, इसमें अपमान भला क्या होता, बल्कि तू समझती नहीं है मीतू, उसकी जाति के लोग दान पत्रों से अपमानित ही होते हैं। मीतू, भैया को सी ऑफ करके लौटने के बाद अपने कमरे में बैठी मैं चुपचाप आंसू बहा रही थी। भाभी की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। वे मेरे पास ही पलंग पर आकर बैठ गई थीं। उस अनजाने सामीप्य से ही याद आया कि उन्होंने हमेशा की तरह नमिता जी कहकर आवाज़ नहीं दी थी। क्या है? मैंने रुखाई से पूछा। उन्हें मैं अब तक क्षमा नहीं कर पाई थी। एक बात कहनी थी। कहिए। अभी अभी मन में बात उठी तो कहने चली आई। बाद में पता नहीं कह भी पाऊंगी या नहीं। कहिए भी। अपने भाई साहब को पत्र लिखोगी ना, तब मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मुझे इतना कटु व्यवहार नहीं करना चाहिए था। यह बात उनके सामने कहती तो शायद वे ज़्यादा खुश होते। पता है कितने बुरे मूड में यहाँ से विदा हुए हैं वह। पता नहीं मुझे आजकल क्या हो जाता है। वे बात कर रहे थे तो मुझे लगा अपना अधिकार जता रहे हैं और मेरा खून खौल गया। यह तो बाद में ठंडे दिमाग से सोचने पर लगा कि अधिकार तो उनका फिर भी हम पर है, बड़े जो हैं। हाँ, और उसी प्यार के अधिकार से वे दो बातें कर लेना चाहते थे। पर आपके तो मन में पता नहीं कैसा पूर्वाग्रह बैठ गया है। मैंने तुनक कर कहा, कितनी बड़ी बात कहने जा रहे थे वे आपसे, पर आपने मौका ही ना दिया। क्या बात थी? यह घर हरी भैया के नाम करना चाहते हैं वह। क्या? भाभी चीखी और एकदम उठ खड़ी हुई। सच कह रही हो नमिता? हाँ, और आपको खुश होना चाहिए कि आपकी जिद पूरी हुई। अब से आपको किसी और के घर में नहीं रहना पड़ेगा। तो यह मेरी शान में हो रहा है नमिता। अभी अभी मैं तुम्हारे भाई साहब से क्षमा मांगने आई थी, लेकिन लगता है अब कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। शादी के बाद हर औरत अपना घर चाहती है, इसमें अनहोनी क्या है? फिर उसके लिए इतना आडंबर रचने की क्या आवश्यकता है? इसमें आडंबर क्या है भाभी? यह तो बल्कि एक और उपकार, यही ना? पिछले एहसानों के बोझ से दबे हुए हैं अब तक हम लोग। इसके बाद तो शायद कभी भी सिर नहीं उठा सकेंगे। एक तरह से मेरी उम्र कैद का फरमान होगा यह। क्या अंट-शंट बके जा रही हैं आप? एहसानों की भाषा में हमने कभी सोचा भी नहीं। यही तो आपका बड़प्पन है। देते जाएंगे और कभी जबान पर नाम न लाएंगे, लेकिन हमारे लेते रहने की भी तो कुछ सीमा होनी चाहिए। सच कहती हूँ नमिता, मैं किराए के 2 कमरों में भी गुजारा कर लूँगी, बशर्ते वह मेरा घर हो, जहाँ हर पल यह भान न होता रहे हम किसी और की छत के नीचे खड़े हैं। हर कौर के साथ यह ग्लानि न लिपटी रहे कि हम किसी और का दिया खा रहे हैं। इस तरह का अन्न खाते खाते इन लोगों का स्वाभिमान जंग खा चुका है। पर मुझ में अभी कुछ स्वत्व शेष है, तभी तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। कहते कहते भाभी बुरी तरह कांप उठी थीं। उनका चेहरा एकदम श्रांत क्लांत हो गया था। आंखों की कोरें भीग गई थीं। आप बेकार परेशान न हो, मैंने सांत्वना के स्वर में कहा। भैया समझ गए थे कि इस बात से आपको दुख होगा, इसीलिए फिर चुप रह गए थे। भाई साहब बहुत समझदार हैं, उन्होंने थके स्वर में कहा। उन्हें मेरी ओर से धन्यवाद दे देना और कहना, इतने उपकार किए हैं तो एक और कीजिए, अंतिम। हम लोगों को निकाल बाहर कीजिए। छी भाभी, कैसी बातें करती हो? मैंने मीठी झिड़की दी। सच कह रही हूँ नमिता, 2 पीढ़ियाँ इस घर में राख हो चुकी हैं। तीसरी को मैं आग में नहीं झोंक सकती। नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। तीसरी पीढ़ी? हाँ, महाभारत के अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह प्रवेश का तंत्र सीख लिया था। मेरा अभिमन्यु मुझे चक्रव्यूह से बाहर आने का मंत्र दे रहा है। तुम्हारा अभिमन्यु? ओ भाभी, हाउ स्वीट! और मैं दोनों बाहें उनके गले में डालकर झूल गई। हरि के अजन्मे शिशु के प्रति कैसी ममता उमड़ आई थी। तो ये था मालती जोशी जी का लघु उपन्यास ज्वालामुखी के गर्भ में। आपको कैसा लगा?
अपने विचार ज़रूर साझा करें।